सुकरुक चुके हैं नौजवान महंगाई में इस बार टक्कर ले हमारे किनार पर महंगाई पंछी का Hi everyone, welcome to another episode of the TPR Pod. My name is Ali. आज के एपिसोड पे हमारे पास एक और रिसेंटली हमने एक ट्रैवल एपिसोड की थी एंड टुडे वी हैव अनदर वेरी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस वाले साहब who has done something that is quite unique, especially Pakistani perspective से, but also generally from the perspective of anybody in the world. We have the very popular, very famous, and very successful Abrar Saab from the channel you might know as Wildlands by Abrar. Abrar Saab, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया और इतना अच्छा तारुफ कराने का भी आपका शुक्रिया। सर बस बिल्कुल क्या अबरार साहब मैं यही कह रहा था कि ट्रैवल के बारे में तो हमने एपिसोड्स किए लोग जो इधर उधर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, हमारे अपने जानने वाले जैसे कोई गलती से टर्की बिल्कुल। चला गया तो हमने उसको बिठा लिया, हाँ भाई सब बताओ टर्की का। लेकिन बिल्कुल, आपकी सिचुएशन जो है वो बहुत एक यूनिक है पाकिस्तानियों के लिए तो चलो और भी ज्यादा, लेकिन जनरली भी आपने बेसिकली फॉर पीपल हु डोंट नो अब्रार हैज बीन अ ट्रैवल व्लॉगर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। जर्मनी में ये रहते हैं तो पिछले कुछ सालों से तो ये एक्टिव हैं, लेकिन रिसेंटली 2020 में जो उन्होंने एक हरकत की है जिसकी वीडियोस पर आ रही हैं वो ये है कि ये मोटरसाइकिल पे आ गए जर्मनी से पाकिस्तान, ट्रैवलिंग थ्रू सेवरल कंट्रीज और से और पैंडेमिक और लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस और मुश्किलात के बावजूद एंड हिज वीडियोस आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। तो हमने इस बारे में इनसे बात करनी थी। सर आप ये बताएं, आप अभी अभी किधर हैं आप? अभी मैं जर्मनी में हूँ। अच्छा, तो सब कुछ हो गया क्योंकि आपकी जो वीडियोस आ रही होती ना तो देखने वाले को लगता है कि अच्छा ये अभी तो ये टर्की में है, या अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना अब्रार अभी वहां है, तो अब आप जर्मनी आ गए हैं सारे ट्रिप जी, अभी फिलहाल मैं के जर्मनी लिए। में बिल्कुल आ गया हूँ और ओके। बेसिकली इस चीज़ पे हम आगे जाके बात करेंगे पॉडकास्ट में। लेकिन ये कि ये मेरे लिए जो है ना एक अच्छी फीलिंग होती है जब लोग जो है ना आप वो फ़ील कर रहे हैं कि वो साथ-साथ जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। वो अभी जो है ना उस कंट्री में जब वो मैसेज करते हैं, "अब्रार भाई आप कहाँ पे हैं?" और हम जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सही। तो तो जी। अबरार साहब फिर हम ऐसा करते हैं कि पहली बात तो ये कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से, अब 1 साल हो ही गया इस बात को। हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं तो हम लोगों से पूछते हैं कि भई ये कोरोना वायरस वगैरह के हालात चल रहे हैं। आप खैरियत से हैं? पिछले 1 साल से आप, आपकी फैमिली वगैरह सब ओके जी, से जी, हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल, कि मेरी फ़ैमिली वापस पाकिस्तान चली गई थी और वहाँ पे ही मेरे पेरेंट्स के साथ एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पे रह रहे थे, तो हुँ, हुँ। वहाँ पे कोविड की कोई इतनी टेंशन भी नहीं थी, वेरी गुड। हालात बहुत बेहतर थे, चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना इश्यू नहीं हुआ, सब ठीक-ठाक। ठीक है। सर फिर हम बातचीत शुरू करते हैं एज़ आई ऑफ़न से कि हम विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। जर्मनी में आप रहते हैं, काफ़ी सवाल आपने इस तरह के क्यू&ए में भी आंसर किए हुए हैं अपने। लेकिन बहुत से लोग जो पहली दफ़ा मतलब मिड जर्नी आपकी वीडियो डिस्कवर करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, आई एम श्योर वो जानना चाहेंगे कि आप जर्मनी में रहते हैं, आपका ट्रैवल से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड बैकग्राउंड क्या है? कैसे शुरू किया आपने ये इन सारी चीज़ों में? एक्चुअली ये सब स्टार्ट हुआ था बेसिकली मैं एक छोटा-सा गाँव है ननकाना साहब के हुँ। साथ, वहाँ पे ही मेरी जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ से था, फिर ननकाना से आगे हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी फिर मैं इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी 6 महीने और जॉब पे इतनी पे आती थी कि गालियाँ भी पड़ती थीं, वो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार 14-15 हज़ार रुपया पे आ रही है और गालियाँ इतनी पड़ रही हैं, हुँ। तो कुछ और करना चाहिए ना। तो मैंने बेसिकली एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था। उसके बाद फिर मैं जर्मनी आ गया था, तो यहाँ से मैंने फिर मास्टर्स किया मैकेनिक्स में। और ख्वाब तो ट्रैवलिंग का मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को होता है। लेकिन फिर आप उसके लिए जब आपके पास इतने वसीले नहीं होते कि आप एग्ज़ैक्टली कि आप ट्रैवल करते हो तो आपको पैसे चाहिए तो उसके बगैर ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं है ना। हुँ। जब मैंने जॉब शुरू की तो उसके बाद जो है ना वो काम स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ट्रैवल स्टार्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो मैं यूरोप में ट्रैवल कर रहा था बहुत ज़्यादा। हुँ। लेकिन जब यूरोप से थोड़ा-सा वो जो है ना दिल भर गया कि अब थोड़ा-सा ना डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने ना आउट ऑफ यूरोप जो है ट्रैवल किया। फिर मेरे ख़्याल में मैं 2 मैंने टूर लगाए थे साउथ अमेरिका के, एक बार 3 महीने 3-3 महीने के ना 2।
तो उसमें मैंने स्पेनिश लैंग्वेज भी सीखी, उससे पहले मैंने 6 महीने काफ़ी इंटेंसिव कोर्स किया कि यार मुझे ना लैंग्वेज आनी चाहिए, हुँ, कि उससे एक आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस सा मिलता है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इस तरह की कंट्रीज़, जापान, तो काफ़ी कंट्रीज़ में मैं घूमने चला जाता था। तब मैं व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं करता था। फिर अच्छा। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना दोस्तों ने पुश किया कि यार पिक्चर्स तो तुम लेते हो, क्यों ना आजकल यूट्यूब की वीडियोज़ बहुत पॉपुलर हैं, तो आप जो है ना उस पे काम करो। पहले तो मैं 3 महीने जो है ना वो प्रैक्टिस ही करता रहा कि अपने आप को रिकॉर्ड करके जब मैं घर आता था, अपनी आवाज़ सुनता था, यार नहीं हुँ। वो बड़ा अजीब-सा लगता था। जी, जी। तो मैंने उस पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर देखा कि यार ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और हुँ, एक मज़े की चीज़ है कि मैंने जो सबसे ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी चीज़ में आते हो ना, तो आप देखते हो कि उसमें और कौन से लोग हैं ना। तो फिर मैंने स्टार्ट शुरू किया कि यार पाकिस्तान में कौन कर रहा है इस तरह के काम ना, व्लॉग्स वगैरह। तो मुझे इरफान जुनेजो के व्लॉग्स मिले ना, तो मैंने पहले उसको देखे, मैंने कहा यार इस बंदे का काम तो बहुत आला है। हुँ, फिर मैंने कहा चलो इसका ना पहला व्लॉग देखते हैं। तो मैंने इसका पहला व्लॉग देखा, तो उससे मुझे इतनी हिम्मत मिली कि यार ये इरफान जुनेजो का पहला है और ये इसका लास्ट वाला है। आप चेक करें, इसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है कि उसने इतना अपने आप को इम्प्रूव किया। अगर वो कहता कि पहले दिन ही उसका ये कंटेंट होना चाहिए, तो शायद वो कभी कर ही ना पाता ना। बिल्कुल। तो इस तरह और भी काफ़ी लोगों से मैंने इंस्पिरेशन ली कि उनका कंटेंट देखा, और उसके बाद मैंने कहा कि यार अम, हर बंदा कर सकता है, आप कोशिश करें, और अगर आपका दिल भर जाए या आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें, लेकिन ट्राई ज़रूर करें। बिल्कुल। फिर मैंने उसी से जो है ना आगे कंटिन्यू किया। शुरू में बहुत इश्यू होते थे, अभी भी इश्यू होते हैं। वो कोई नहीं होता कि अभी भी 10 बार एक टेक को करना पड़ जाता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो। हुँ, लेकिन ये कैसे फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई कि दोस्तों ने पुश किया, और कुछ दोस्त तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रेगुलर ब्लॉग देख रहे होते हैं। तो खुशी होती है, इसलिए जो मैंने सबटाइटल्स डालने शुरू किए थे, वो मैंने उन हुँ। दोस्तों के लिए डाले थे, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं उर्दू नहीं आती थी। तो यहाँ से फिर जो है ना हुआ स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो ये अंदाज़न जो आपने ट्रैवलिंग शुरू की थी अब जर्मनी में रहते हुए अगर किसी कुछ को ना पता हो लोगों को, तो पाकिस्तानियों को अक्सर वीज़ा का इश्यू होता है। बट इवन जर्मनी में अगर आप सिटिज़न ना हो, तो आई थिंक रेज़िडेंट परमिट के थ्रू ही आप कॉन्टिनेंटल यूरोप में तो आप ट्रैवल कर ही सकते हैं शेंगेन की वज़ह से। यूरोप में तो कोई इतना इश्यू नहीं होता। हुँ, यूरोप में बंदा आराम से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन जब आप जर्मनी आ जाते हो, आप यहाँ से किसी कंट्री के वीज़े के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने 65 कंट्रीज़ इससे पहले जो विज़िट किए हैं, उनमें से जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उन सब के मुझे वीज़ाज़ लेने पड़े थे। जी, जी। तो उसका ये होता था कि आपने एक लिमिट होती थी कि आपने कुछ कंट्रीज़ का होता है कि आपने उनको पूरा बताना होता है कि मैंने इस दिन यहाँ हुँ, यहाँ हुँ, पे जाना है, इस दिन इधर जाना है। तो वो एक प्लान मैं बना लेता था, 5-6 महीने पहले जो है ना ऑलरेडी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता था कि अब मुझे एक कंट्री का वीज़ा मिलेगा, मैं अपना पासपोर्ट दूसरी के पास भेजूँगा, फिर तीसरी के पास, तो इस तरह जो है ना 6-6 कंट्रीज़ के वीज़े एक बार लगवाने पड़ जाते थे। सही, सही। और जब फिर बाद में मुझे ऑप्शन मिली कि मैं चेंज कर लूँ, जो है ना जर्मन पासपोर्ट भी मुझे मिल सकता है। तो तब ये हो गया था कि यार आप सुबह उठो ना, तो शाम को आपने कहीं जाना हो, या सुबह उठते साथ ही आपको यार इस कंट्री जाना है, तो हुँ, आपको वीज़े की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बिल्कुल। लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। ये ऑफ़ जी, कोर्स एक जी। चीज़ है। हाँ। पाकिस्तान से अप्लाई करना थोड़ा वीज़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूरोप से करेंगे तो आपको ईज़ी मिल जाता है वीज़ा, जी, कोई इतना जी, इश्यू जी, नहीं जी। होता। तो एक बात जो आपने बताई थी बिफोर वी गेट टू ये करंट जो आपका ट्रिप था और इसकी प्लानिंग और मोटिवेशन सब कुछ कंटेंट क्रिएशन वीडियो बनाना तस्वीरें लेने मतलब तस्वीरें आप ले रहे थे लेकिन वीडियोस बनाने से पहले भी जो आपने ट्रिप्स किए साउथ अमेरिका वगैरह वो भी काफी लंबी ड्यूरेशन के थे मतलब वो ये नहीं था कि एक हफ्ता जाके बंदा आ गया जैसे लोग आमतौर पे करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तो ये आपने क्यों जरूरी समझा कि मैं महीनों की ड्यूरेशन के हिसाब से मैं ट्रिप करूँगा। देखिए आप अगर स्लो पेस पे ट्रैवल करें ना, तो आप उन जगहों पे चले जाते हो जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता कि आप खूबसूरत जगह पे चले गए और कहा कि यार मैं इधर आ गया हूँ, ये मेरी बकेट लिस्ट में आ गई ये चीज़। ट्रैवल का मतलब होता है कि आप उस एक्सपीरियंस से कितना सीखते हो ना। आप किसी ऐसी जगह जाते हो, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी देखते हो, और कभी-कभी तो ये होता है कि ट्रैवल में आप इतना वो हम्बलनेस और ये वो चीज़ें सारी जो लोग कहते हैं ना आती हैं, वो लोगों के एक्सपीरियंस से आपको आती है जो वहाँ पे रहते हो, और आप फिर हर वो चीज़ एप्रिशिएट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर सुपरमार्केट में जाऊँ जल्दी से एक चॉकलेट उठा के खा लूँगा, तो अगर मैं किसी ऐसी कंट्री में हूँ तो मुझे हो सकता है कि 10-10 दिनों तक वो चीज़ ना मिले, तो आप उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करते हो, कि यार ये वो चीज़ें जो मैं घर बैठे
मुझे पता ही नहीं इनकी वैल्यू का। हुँ। यहाँ पे आया हूँ और ये लोगों के लिए कितनी बड़ी लग्ज़री है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि आस ऑफ़ कोर्स खूबसूरत जगहों पे जाने को दिल करता है, देखता हूँ, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी होती हैं। तो मुझे ये जो ओवरलैंड टूर्स हैं, ये ज़्यादा पसंद है हमेशा से ही, ताकि इसमें स्लो पेस पे करने का जो है ना वो जुनून-सा था। तो हुँ। इसको जो है शादी से पहले तो ये था कि मैं आराम से जॉब से छुट्टी ली, ठीक है? या फिर मैं कहता था कि यार अब मैं जॉब चेंज करने लगा हूँ, तो नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया। उनको कह दिया कि मैं 3 महीने तक अवेलेबल नहीं हूँ इस जॉब को, कहा यार मुझे अभी छोड़ दो। अच्छा। तो इस हुँ। दौरान जो है ना वो 2-3 हाँ। महीने, 4 महीने, 5 महीने का गैप लेके चले गए। हाँ, क्योंकि ये ऐसा सवाल ये जो 2 बातें आपने खुद ही इनका ज़िक्र कर दिया है, जो देखने वाले होते हैं ना उनका ये सवाल होता है कि भाई पहली बात ये कि भाई को नौकरी से छुट्टी कैसे मिली इतनी लंबी? और दूसरी बात बेगम से इजाज़त कैसे मिली कि मैं जा रहा हूँ? मैं आता हूँ ज़रा बिल्कुल कुछ टाइम ये पर। चीज़ें जो है ना शादी से पहले जितने मेरे बड़े टूर थे वो शादी से पहले थे। ये ओके, फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं शादी के बाद जो है ना इतना बड़ा टूर लगाया है और नॉर्मली होता ये है कि मेरे मोस्टली अगर मैंने दोस्तों के साथ जाना हो तो वो लॉन्ग वीकेंड होते हैं 3-4 राइट, दिनों के मैक्सिमम। अदरवाइज़ फैमिली के साथ ज़्यादा टूर्स होते हैं या फिर कभी होता है कि फैमिली अगर पाकिस्तान गई है तो आप जो है ना 1 आधे वीक के लिए जो है ना कहीं जा सकते हो दैट्स इट। और शादी से पहले तो बहुत टाइम था और ये होता था कि जब आप जॉब चेंज कर रहे होते हो या आप जॉब नहीं कर रहे होते तो आपको पास टाइम होता है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि मैं अभी जो है ना ये 3 महीने पैसे कमा लूँ। मेरे लिए ये ज़रूरी होता है कि यार मैं इन 3 महीनों में और कहाँ जा सकता हूँ। तो सही, उसके बाद जॉब शुरू करेंगे आराम से, कोई इतना सही, इश्यू नहीं। सही। तो फिर इन ट्रिप्स के लिए भी फिर लेकिन क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है इवन बिफोर ये इतना एक्सटेंसिव जो आपने ट्रिप किया, आप फिर कॉन्शियसली इसके लिए बजट भी करते आ रहे होते हैं, कि ये आगे बिल्कुल। आपको ट्रिप नज़र आ रहा है। बेसिकली मेरे जितने भी टूर्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो बजट बेस्ड होते हैं, कि उसमें लग्ज़री नाम की बहुत ही कम चीज़ होती है कि मैंने अगर कहीं जाना है तो मैं उससे पहले जो है ना उसकी प्लानिंग कर लेता हूँ, हुँ, कि यार इस कंट्री में मेरा जो है वो अकोमोडेशन पे इतना खर्चा होगा, मेरा ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है उस पे कितना खर्चा होगा, फूड पे कितना है, तो उस सब को देख के फिर मैं चलता हूँ। बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी जगह पे गया हूँ, तो मैं 5-6 दिन जो है ना वो सिटीज़ में रह रहा हूँ, फिर मैं हो सकता है 5-6 दिन जो है वो ट्रैकिंग कर रहा हूँ किसी माउंटेन रेंज में, तो मेरे पास अपना टेंट होगा, खाने-पीने का सामान होगा। तो वो 5 दिन जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने €50 खर्च किए हैं, तो अगले 5 दिन शायद वो मेरा जो है वो 5 दिनों का इन €10 भी ना बन रहा हो सही, डेली। सही, तो वो सही। सब जो है ना फिर बजट में आ जाता है कि मैं उस हिसाब से देख के फिर चलता आता हूँ। हुँ, तो हम फिर इस ट्रिप की तरफ आते हैं ज़रा। इसकी आपको कुछ 2-3 सवाल हैं मेरे। पहले एक जैसे कि इसका एक तो आपको आइडिया कैसे आया? और इसके अलावा इस ट्रिप में और मेरे ख़्याल है पिछले वाले ट्रिप्स में आई डोंट नो ये शुरू आपने कब किया लेकिन आपने ओवरलैंड ट्रैवल में मोटरसाइकिल बेस्ड ट्रैवल आपने इससे पहले किया था या ये आपका पहला मेजर प्लानिंग थी कि मैं मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करूँगा? मुझे इससे पहले मोटरसाइकिल चलानी ही नहीं आती थी। ओके, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में जाता था, तो मेरा एक दोस्त था, उसने उसको चलानी आती थी, उसको बड़ा शौक था, कहता चल अबरार तुम्हें ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं। हम मरते-मरते बचे थे, वैगन के अंदर हमारी टक्कर लगने लगी। उसके बाद से उसने कहा कि नहीं तू पीछे बैठा कर, तुम्हें मैं हुँ। नहीं सिखा रहा। तो हुँ, जब मैं सोच रहा था मैं शायद पहले भी ऑलरेडी बचा बता चुका हूँ कि मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैंने जो पामीर हाईवे है, हुँ, ठीक है? हुँ, वो साइकिल पे करना चाहता हूँ। हुँ, तो वो क्योंकि मैं जब प्राइमरी स्कूल में जाता था तो हम 2 चीज़ें मेरे ज़हन में अभी तक फँसी हुई हैं। एक एस्फ़हान निस्फ़ जहान और पामीर हाईवे। इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ ना इस तरह की थी नहीं। तो जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा से वो ख्वाब आते थे अगर मैं कहीं जाऊँगा ना तो मैं पामीर हाईवे देखूँगा और एस्फ़हान देखूँगा, ये 2 जगह। तो फिर वो जो बचपन के ख्वाब थे मैंने कहा कि ठीक है अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ना ये साइकिल पे कवर करूँ। तो बेहतर है कि कुछ और सोचा जाए ना। हुँ, तो तब मेरे ज़हन में आया कि यार क्यों ना आप मोटरसाइकिल जो है ना वो ट्राई करें, आप चेक करें अगर चलाना आ जाए, सीख लें ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ओवरलैंड टूर्स जो है ना वो बस पे कर के ना तो थोड़ा-सा हो गया था बोरिंग टाइप ना आप जी, कहते हैं कि जी, यार कि अगर मुझे कोई कहे ना कि आज मैंने दुनिया के इस कोने में जाना है, तो पैक कर ले, मैं आधे घंटे में अपनी पैकिंग करके ना बैग पैक बना के निकल जाऊँगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, अगर मैंने बाइक पे या कुछ इस तरह जाना है, तो फिर वो होता है ना कि आप
आपको वो एंग्ज़ायटी और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर जा रहे हो, कि वो घर निकलने से पहले ही आपका एडवेंचर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ थी कि मैं थोड़ा-सा डिफरेंट ट्राई करना चाहता था, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना चाहता था। हुँ। तो मैंने फिर बाइक जो है ना उसका चलाना सीखा, उसका लाइसेंस लिया और उसके बाद फिर जो है ना बाइक खरीद के बस फिर तो आपने प्लानिंग बाइक चलानी उसका लाइसेंस आपने कब लिया? मैंने लिया है 2019 में लिया है। अच्छा, और 2019 में, क्योंकि आपकी वीडियोज़ में जब मैं इनिशियल प्लानिंग वाली वीडियोज़ देख रहा था, तो इस ट्रिप की प्लानिंग भी आप कह रहे थे, क्या हो सकता है आगे-पीछे तकरीबन 1 साल से आप प्लान कर रहे थे ये ट्रिप बिल्कुल। प्रॉपर्ली? मैंने मेरे ख़्याल में 2019 मार्च से शायद जो है ना वो सोचना शुरू कर दिया था कि हुँ, अब मैं इस तरह की ट्रिप जो है ना करना चाहूँगा। ज़ाहिर-सी बात है, फर्स्ट स्टेप तो ये है कि मुझे लाइसेंस लेना है और उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें हैं कि अगर मैं बाइक कौन-सी खरीदूँगा, उसके टायर्स किस तरह होंगे, मेरे पास सामान मैंने कौन-कौन सा रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस था। तो उसके लिए मैंने मेरे ख़्याल में सिर्फ़ टायर्स देखने के लिए हज़ारों वीडियोज़ देख छोड़ी होंगी कि यार रास्ते में जो है आपको किस तरह का ट्रेन आएगा ना, या आप रोड पे जा रहे हैं, ऑफ रोड जा रहे हैं, तो आपको किस तरह के टायर्स लेने पड़ेंगे, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पे काफ़ी मैंने टाइम जो है ना स्पेंड किया था। हुँ, और जिससे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप घर निकलने से पहले ही एडवेंचर स्टार्ट हो जाए ना, तो उसका जो है ना एक थोड़ा-सा वो और होता है कि सही। जब भी मैं बैठूँगा तो फिर ये वीडियोज़ देखना शुरू कर दूँगा किसी न किसी की, ब्लॉगर की, या जिसने कोई इस तरह का टूर किया हो। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, आपका इनिशियल जब आपने 1 साल पहले आई थिंक 2020 में आपने ये ट्रिप शुरू किया और प्लान भी यही था। इनिशियली आपका प्लान जो था वो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप किधर-किधर जाएँगे? और फिर ट्रिप जब शुरू हुआ तो ऑब्वियसली 2020 में पैंडेमिक वगैरह भी आ गया था। तो वो इनिशियल प्लान और एंड में जो प्लान था अचीवेबल, उसमें क्या चेंजेस आए? देखिए, प्लान मेरा ये था कि मैं मार्च में यहाँ से निकलूँगा ना, हुँ, और मेरा प्लान था इनिशियल 9 महीने तक ना, 9 से 10 महीने का। हुँ, उसमें ये था कि मैं सोच रहा था कि मैं पामीर हाईवे करता हुआ जो है ना मंगोलिया तक जाऊँगा, हुँ, और मंगोलिया से फिर जो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में 1 महीना गुज़ारूँगा और उसके बाद 1 महीना इंडिया में गुज़ारूँगा, कुछ टाइम जो है ना वो घर में गुज़ारूँगा। तो जब मैं निकलने लगा था, मेरे ख़्याल में मैंने 26 मार्च का प्लान बनाया था। तो उससे तकरीबन 1 हफ़्ता पहले ही ना सब बॉर्डर्स बंद हो गए। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, और मैंने छुट्टियाँ ऑलरेडी ली थी, मैंने बॉस से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम जो है ना आपकी वो कैंसल कर देते हैं, तो आप जो जॉब स्टार्ट कर दें। जॉब शुरू कर दी दोबारा से, और उसके बाद फिर जब मई में थोड़ी-सी मुझे रिलैक्सेशन नज़र आई, तो मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं एट लीस्ट जो है ना मैंने प्लान किया हुआ है, तो जर्मनी में स्टार्ट कर दें, अगर हुँ, बॉर्डर्स खुल गए तो बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले जाएँगे, और जो जिस कंट्री का बॉर्डर खुला होगा उधर ही चला जाऊँगा। तो अगर तो मैं पाकिस्तान पहुँच गया तो ठीक है, और अगर ना पहुँच सका तो ना सही, कोई इतना इश्यू नहीं है, कि एट लीस्ट जो है ना ट्राई ज़रूर करते हैं। तो ऐसे ही जैसे-जैसे फिर आगे बॉर्डर्स खुलते जा रहे थे, मैं जा रहा था। हुँ, तो हुँ, 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 जब मेरे ख़्याल में मैं तुर्की पहुँचा, तो उसके बाद मुझे कन्फ़र्म हो गया था कि ईरान का बॉर्डर जो है ना वो बंद है। हुँ, अब कुछ लोग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीज़ाज़ वग़ैरह जो है ना वो ले चुका था सब कंट्रीज़ के। इवन कि मुझे याद है मैंने रशिया के वीज़ा लिया था, मेरे ख़्याल में €450 या कुछ इस तरह मैंने पे किया था, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा चाहिए था मुझे। ओके। आप जब घर से निकलते हो तो उसके 3 महीने के अंदर-अंदर आप कंट्री में एंटर हो जाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ वो वीज़ा आपका इनवैलिड हो जाता है। हुँ, मुझे एक दूसरा बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ा जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब ईरान के बॉर्डर पे मैं उनके पहुँचा था, तो उन्होंने बता दिया था पहले ही मुझे ना, त्राब्ज़ोन में एम्बेसी ने, कि बॉर्डर बंद है, आप जाके चले जाएँ, अगर तो उनका दिल खुश हुआ तो आपको शायद जाने देंगे, हुँ, अदरवाइज़ वो आपको कहेंगे कि वापस हो जाएँ। सही। तो पहले मैं सोच रहा था कि वहाँ से ही त्राब्ज़ोन से वापस इस्तांबुल चला जाऊँ ना, फिर मैंने सोचा यार क्या पता, जाने दें। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा और उन्होंने मुझे कहा कि बॉर्डर बंद है, लेकिन आप जो है ना एर्ज़ुरम जाएँ, वहाँ से ट्राई करें। वहाँ पे भी मैं ये सोच रहा था कि यार अब मैं एर्ज़ुरम क्यों जाऊँ? मैं किसी और जगह पे घूमने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन वो होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे सिर्फ़ एक बंदे को इंग्लिश आती थी, और वो उनका जो हेड था, उसका हुँ, कौंसलर था। पहले तो मुझे सबने कहा कि यार ये आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि वीज़ाज़ वगैरह बंद किए हैं, और जिनके वीज़ाज़ थे हमने वो भी कैंसल कर दिए हैं ना, जी, जी, जी। तो कोई बंदा नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कि यार किसी को इंग्लिश आती है? कहते हैं सिर्फ़ हमारे बॉस को आती है, तो अगर वो आ जाए तो आपसे बात कर लेगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसको कहा कि मेरी फैमिली उधर है,
एक ख्वाब है, अगर आप इसमें हेल्प कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी। और वो बंदा इतना अच्छा था, उसने मुझे अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर तो ईरानियन मिनिस्ट्री जो है वो मान जाती है, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको वीज़ा हम जो देंगे वो सिंपल ट्रांज़िट वीज़ा होगा, क्योंकि बाकी वीज़ाज़ हम इश्यू नहीं कर रहे हैं ना। तो वैसे ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत में हो। जी। उसने जब वो चेक किया तो उसके बाद कहता है कि 4 दिन मुझे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, उसके बाद उसकी कॉल आई, उसने कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो हुँ, बस ऐसे ही जो है ना वो ईरान का सफ़र स्टार्ट हुआ। और बस वो किस्मत में था कि शायद अगर मैं मंगोलिया की तरफ या कुछ इस तरह जाता ना, अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और वो कहते हैं कि यार आप पक वो एक इमोशनल सा ना एक रिलेशन सा बन गया है कि बंदा जर्मनी से पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन मैं अगर शायद जर्मनी से ईरान और आगे मंगोलिया इस तरह जाता ना, तो वो शायद दरमियान में एक कनेक्शन जो है ना वो लूज़ हो जाता। तो अब हर बंदा जो है ना वो इतने इंटरेस्ट से देख रहा होता है कि यार घर पहुँच रहा है ना। हुँ, तो शुरू हुँ। में मेरे लिए ये नहीं था कि मैंने घर पहुँचना है, मेरे लिए ये था कि मैंने एक्सप्लोर कितना करना है। ये जो घर पहुँचने वाला स्टार्ट हुआ था, ये तो जब बॉर्डर ईरान का बंद हुआ उसके बाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे ख़्याल में कोविड ने मुझे काफ़ी हेल्प दी है, इन सेंस कि सब प्लान्स जो चेंज हुए हैं ना, ये ऊपर वाले ने मेरे लिए शायद इसमें बेहतरी रखी थी। और ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा, जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो सिचुएशन समझ आ रही है मुझे, अगर मैं शायद आगे जाता इश्यूज़ और बनते और शायद वो लोगों के साथ वो कनेक्शन ना रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपके इनिशियल प्लान में जो आपका निकलते वक़्त प्लान था और पहले भी जो आप सोच रहे थे, उसमें एक साइड बात जो मुझे पूछनी थी, आपका इंडिया जाने का भी इरादा था। तो जी, बिल्कुल। बीइंग पाकिस्तानी ओरिजिन, बेशक आपके पास अब जर्मन पासपोर्ट होगा इस ट्रिप पे, लेकिन बीइंग ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन आपके रिसर्च के मुताबिक इंडिया आपको एंटर होने की इजाज़त मिल जाती? और इंडिया में घूमने की भी? अम, वो तो मुझे नहीं पता कि मिल जाते कि नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर फ़रवरी में अप्लाई किया था। अगर आप जर्मन ओरिजिन है, आपका यहाँ पे पैदा हुआ, आपके पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं है, तो आप सिंपल जो है ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन जब आपके कोई लिंक हो पाकिस्तान के साथ कि आपका कोई फैमिली मेंबर वहाँ पे पैदा हुआ है, हुँ, आप वहाँ पे हैं, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है कॉन्सुलेट जाके। उसका प्रोसेस में टाइम लग जाता है 3 से 4 महीने। हुँ, और फिर आपने सारी जगह मेंशन करनी होती है कि मैंने कौन-कौन सी सिटीज़ जो है वो विज़िट करनी है। क्योंकि मैं एक ओवरनाइट टूर प्लान कर रहा था, तो मुझे वो सब जो है ना मेंशन करनी पड़ी। तो लास्ट ईयर मैंने फ़रवरी में जब अप्लाई किया था, तो मुझे कहा था कि शायद आपको जून तक जो है ना वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन मार्च में उन्होंने बंद कर दिया था अपना वीज़ा ऑफ़िस ही। तो मार्च से लेके अभी तक जो है उनका वीज़ा ऑफ़िस बंद है। तो मुझे नहीं पता कि वो कब खोलेंगे और कब वो रिप्लाई करेंगे। सिर्फ़ मेरी एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस आ रहा है, रिसीव्ड है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। ओके, तो ओके। पता नहीं है कि मेबी इजाज़त दे दें, मेबी वो ना दें। हुँ। तो ज़रा हम एक स्टेप पीछे आते हैं। ट्रिप शुरू करने से पहले ज़ाहिर है एक तो बंदा प्लानिंग अपनी करता है और फिर ट्रिप पे उस प्लानिंग का जो है ना अक्सर तहस-नहस भी हो जाता है। आपको पता नहीं, आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ। लेकिन आपने जो अपनी तरफ से प्लानिंग की, बहुत से लोग, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पे बहुत टाइम ज़ाया करते हैं और ज़ाया तो ख़ैर नहीं बट टाइम स्पेंड करते हैं, उनको एक बहुत इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि बंदे के पास इक्विपमेंट क्या थी और क्यों थी। तो ज़रा मुझे, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल्स की वीडियोज़ देख रहा हूँ और उसमें मुझे एक इंटरेस्ट है कि भाई आपने ये बाइक इस मैन्युफैक्चरर पे आप कैसे आए? आपने इस तरह की बाइक किस तरह चूज़ की? और जो हमने लोगों से पूछा था, जैसा आपने उसमें भी देखा होगा, लोगों के पास आपकी कंटेंट क्रिएशन और कैमरा इक्विपमेंट के बारे में भी सवाल थे। तो इनके बारे में ज़रा आप हमें वॉक थ्रू कीजिए कि आपने ये इन चीज़ों को कैसे नैरो डाउन किया? सबसे पहले चलो मोटरसाइकिल की बात करते हैं कि मेरे लिए मोटरसाइकिल जो है वो कोई भी होती तो मैं उस पे टूर करता। हुँ, कि मेरे लिए जो है वो जर्नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और हुँ, बाइक जो थी वो सेकेंडरी थी। हुँ, मुझे एक इस तरह की बाइक चाहिए थी कि ना मैं उस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करूँ। ऑफ़ कोर्स जब मैं सोच रहा था तो मैं हमेशा ये सोच रहा था कि यार F800 जो है ना वो जाके खरीद लें, क्योंकि F800 तो पुरानी अब 850 आ रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए थी कि मैं एक नई बाइक खरीदूँ कि आपको नहीं पता होता कि जो पुराना बंदा जिसने चलाई है,
अब उसकी कंडीशन क्या है, तो अगर आप इधर सही। जा रहे हो, रास्ते में कहीं बंद हो गई तो आपका हुँ, टूर जो है वो खराब होने के चांसेस हैं। हुँ, जब मैं 800 लेने अपने दोस्त के साथ गया तो मैं उसके ऊपर बैठा ना, उसका वेट है आई थिंक 248 केजी ना, हुँ, हुँ, और हुँ। वो बड़ी-बड़ी सी लगती है। तो मेरा दोस्त भी कहता है, "यार ये तो तेरे से भी बड़ी है।" इसको तू उठाएगा कैसे? और मुझे भी यही हो रहा था, मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा था ना। वहाँ पे ये भी खड़ी हुई थी बाइक। मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, तो जब मैं इस पे बैठा तो उसके बाद मैंने चेक किया, तो मुझे ये पसंद आई। मैंने इसको 1 घंटे के लिए जो है ना टेस्ट राइड के लिए लेके गया, जी। और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की कि आप हाई स्पीड पे जाएँ तो वाइब्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो ये वो चीज़ें नॉर्मल हैं। तो उसके बाद फिर मैं घर आया, मैंने थोड़ा बहुत जो है ना इसके ऊपर रिसर्च की, क्योंकि ये बाइक के बारे में देखा, तो हुँ। कोई इस पे ना एज़ सच कोई टूर नहीं कर रहा था। हुँ, हुँ, एक हुँ। अरबी लड़का एग्ज़ैक्टली। था, उसने टूर किया था, और उसकी भी बाइक जो है ना वो चाइना में खराब हुई थी आई थिंक। जब वो चाइना से पाकिस्तान एंटर हुआ था तो धक्का स्टार्ट जो है ना वो उसको किया गया था कि उसकी बैटरी खराब हो गई थी। ओके। उसने कहा था कि यार ये बाइक शायद जो है ना वो काम ना कर सके। लेकिन मुझे पसंद आई थी, और इसकी जो 800 से आधी कीमत में मिल रही थी, आधी से भी कम से भी थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं यही बाइक लेता हूँ, इसकी कुछ चीज़ें चेंज कराता हूँ, और क्योंकि ये लाइट अगर गिर भी जाती है मैं उठा लूँगा, और मैं सोलो हुँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, हुँ। और मेरा मकसद जो था वो ऑफ-रोड ट्रैक्स भी करना था कि अगर किसी गाँव या इधर-उधर जाना है, जी। तो वहाँ से आराम से मैं इसको उठा लूँगा। तो इसीलिए मैंने ना ये बाइक ली, और इसकी कुछ चीज़ें मैंने चेंज कराई, जितनी की ये बाइक होगी आई थिंक उतनी ही मैंने इसके ऊपर लगा के इसके जो है ना कुछ चीज़ें चेंज कर ली थी। तो मेरे ख़्याल में बेस्ट डिसीज़न था ये बाइक लेने का। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप F800 या कुछ लेते हैं तो आपने कार्नेट के भी पैसे देने होते हैं। हुँ। ये सिक्योरिटी रखवानी होती है। तो जितनी महँगी आप बाइक लेते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका खर्चा ज़्यादा होगा, और उतना आपके पास कम बजट होगा अपने ट्रिप पे खर्च करने के लिए। सही, सही। और कैमरा इक्विपमेंट, क्योंकि आप पिछले कुछ अरसे से ये कंटेंट क्रिएशन फ़ोटोग्राफ़ी तो आप कर ही रहे थे। फिर आपके अब्रार का ऑब्वियसली इफ यू डोंट नो, इनके पास एक बड़ी डिटेल्ड एक वेबसाइट भी है जिस पे उन्होंने ब्लॉग मेंटेन किया हुआ है। इसमें इक्विपमेंट वगैरह की डिटेल्स भी हैं। तो मैंने देखा था आपका मेनली सोनी इक्विपमेंट है, वही जो एक स्टैंडर्ड ट्राइड एंड टेस्टेड सेट ऑफ इक्विपमेंट है, जो कि अब यूट्यूब का एक बहुत ही डिपेंडेबल सेट बन गया है। A7 III 6000 सीरीज़ कैमरा, गोप्रो ये वो। तो अ, ये आपने ट्रिप के लिए स्पेसिफिकली चूज़ किया था या पहले से ही आपकी ये कलेक्शन बनी हुई थी? A7 III मेरे पास ऑलरेडी था पहले ही ना। वो मेरे ख़्याल में मैंने जब नया-नया आया था तो उस टाइम मैं जापान में था, मैंने वहीं से खरीदा था, क्योंकि वहाँ से सस्ता मिल गया था मुझे। राइट। और उसके बाद जो था जब उसका ये था कि वो एक भारी कैमरा है, हुँ, और उसकी जो फ्लिप अप स्क्रीन है, तो अक्सर बंदा रिकॉर्ड कर लेता है और बंदे को पता नहीं चलता है कि ये क्या जो है ना उसमें आया। तो जब मैं कैमरे पे लैपटॉप पे देखता था तो मुझे नज़र आता था यार ये सही नहीं हुआ ना। हुँ, तो मुझे एक एक सेकेंडरी कैमरा भी चाहिए था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए ना, मिसहैप हो जाए, तो मेरे पास इक्विपमेंट जो है ना बैकअप होना चाहिए। उसके लिए मैंने फिर A6400 खरीदा था, और उसी से फिर मैं जो अपनी रिकॉर्डिंग करता था, और बाकी हुँ, बी-रोल्स और हुँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर मैं A7 III से करता था। पिक्चर्स के लिए मैंने हमेशा A7 III यूज़ किया है। और गोप्रो जो था 7 यूज़ कर रहा था मैं, गोप्रो 8 यूज़ कर रहा था, एक मैंने बैकअप में रखा हुआ था। हुँ, तो बस सच यही था। हुँ, लेंसेज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, हुँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें शायद बाइक पे जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास वो लग्ज़री नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में अब मैं नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें जो है ना वो कम लूँगा, क्योंकि मैंने उनको मसलन पैक करके रख दिया, तो आगे से मुझे याद है कि मेरा जो सोनी का 70 टू 200 लेंस है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव लेंस है, आई थिंक €1300 कुछ इतने का मिला था। उसकी लिड ऊपर से जो ना वो खुल गई थी। तो हुँ, एक छोटा-सा ज़िप जो थी ना उसका सामने जो था वो पता नहीं कहाँ से जो है ना वो उधर स्क्रैच पड़ा पड़ था। गया। वो सारे रास्ते जो है ना उसने स्क्रैच डाल के ना वो ओह! पूरा आगे से ग्लास खराब कर दिया। ओह नो! उसके अलावा 1-2 और लेंसेज़ हैं, उनके साथ भी ये इश्यू आया, क्योंकि ये टूर इस तरह के रफ एंड टफ हैं। हुँ, हुँ, तो बिल्कुल। आपका जो इक्विपमेंट है, कुछ आपके साथ काम चलेगा, कुछ जो है वो नहीं भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। और मैं तो मेरे ख़्याल में अगर दिन में मैं 6 घंटे राइड कर रहा हूँ, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा जो है मैं कैमरा और उस पे जो पिक्चर्स और कंटेंट क्रिएशन है, उस पे लगा रहा हूँगा। जी, 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 जी। अच्छा, तो स्पीकिंग ऑफ फिर ट्रिप, अब हमने इक्विपमेंट की बात कर ली, प्लानिंग की बात कर ली, सब कुछ कर लिया। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा जो ड्रोन है वो कौन-सा है, वो ओह! मैविक प्रो है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर आप लोग जाइए इनकी ज़रा वेबसाइट पे आप जाइए, ये डिटेल लिखी हुई है इन्होंने, इसीलिए तो लिखी है। बिल्कुल,
मैंने अपनी वेबसाइट पे बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह भी लिखे हैं इसके ऊपर इक्विपमेंट पे और उसको अपडेट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको जो क्वेश्चंस में नहीं मिल रहे होंगे, वो शायद आपको जो है ना ऑलरेडी वेबसाइट पे मिलेंगे। ज़बरदस्त है। सर अच्छा चलें फिर अब आपने वीडियोज़ तो बना ली, एक 52 एपिसोड एक सीरीज़ है इस पूरे ट्रिप पे। अब हम ये तो किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 52 एपिसोड 20 से 30 मिनट की एपिसोड वो समराइज़ करें। बट अगर हम ज़रा कुछ हाइलाइट्स डिस्कस कर लें आपकी ट्रिप की, जो कि बेसिकली उसमें मैं फ़ोकस इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि इनमें से कुछ जगहें ऐसी होंगी जो आप ऑब्वियसली पहली दफ़ा जा रहे होंगे। उसमें आपका एक्सपीरियंसेस कैसे थे? क्या नई चीज़ें आपने पर्सनली डिस्कवर की? और इसके अलावा मुश्किलात क्या फेस हुईं? ओवरऑल मतलब हाइलाइट्स अगर कुछ हम डिस्कस कर सकें, गोइंग थ्रू जर्मनी से नीचे यूरोप, टर्की, ईरान और फिर थ्रू पाकिस्तान। तो ज़रा आप हमें ज़रा एक चलें और हम सफ़र पे लेके चलें। जर्मनी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैं घर से निकला था तो जब आप पैकिंग करते हैं, क्योंकि हुँ, इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप जल्दी से निकाल सकें और डाल सकें ना। हुँ, तो ये ना हो कि बार-बार आपने कहीं रुकना है, तो फिर वो इश्यू हो रहा था। तो मुझसे जो अपना इक्विपमेंट और अपना सामान जो है ना, वो सही तरह अरेंज ही नहीं हो रहा था। तो पहले 2 दिन मैंने अपने दोस्त के साथ ट्रैवल किया था और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा थी कि यार तू किन चक्करों में पड़ गया है। हुँ, तो उसमें मेरे ख़्याल में मुझे मेरे दोस्त ने शायद ने लोगों ने देखा होगा जो पहले 2 ब्लॉग्स में आए हैं, जिब्रान, हुँ, उसने हुँ, बहुत हेल्प की थी ना शुरू में। तो उसके बाद वो जब आप उस फ़ेज़ से गुज़र जाते हो ना, तो फिर आप एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। शुरू में आप जब भी घर से निकलेंगे हमेशा ये चीज़ें इश्यू रहता है इतने लंबे टूर में। तो वो उसने मुझे हेल्प की और उसके बाद बॉर्डर बंद थे, तो मुझे चांस मिल गया कि मैं जर्मनी में 6-7 दिन, 8 दिन मैंने जो 10 दिन गुज़ारे, उसमें मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल जो था, जो बिल्कुल ज़ीरो पे था, वो बहुत ऊपर चला गया था, तो उसमें मुझे जो है ना काफ़ी हेल्प मिली। हुँ, फिर मैंने जर्मनी की वो जगह देखी जहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले जा भी चुका हूँ और कुछ जो है वो नहीं भी जा चुका। तो जर्मनी भी बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। लेकिन ये था कि मैंने जो यहाँ से सबक सीखा ना कि वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो मेरा यहाँ से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद फिर जैसे-जैसे आगे गया हूँ, जो फर्स्ट टाइम मैंने जो फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोएशिया है, उसकी खूबसूरती जो है आप हर चीज़ वहाँ पे मिल रही होती है कि अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हैं, तो माउंटेन्स वहाँ के डिफरेंट हैं, खूबसूरत हैं, उनके बीचेज़ हैं, ठीक है? उसके जो कोस्टल रोड है, तो वो काफ़ी एक जो है ना डिफरेंट सी सीनरी थी, बहुत खूबसूरत था। सबसे जो मैंने ज़्यादा एन्जॉय किया था ना, मेरे ख़्याल में मैंने मोंटेनेग्रो को एन्जॉय किया था। मोंटेनेग्रो बहुत खूबसूरत कंट्री है और दूसरी रीज़न ये भी थी कि वहाँ पे अगर मैं 20 यूरो दे रहा था, तो मुझे जर्मनी में 100 यूरो का रिटर्न मिल रहा था। तो मुझे एक वो तो होता था कि यार आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आप जो है ना एन्जॉय कर रहे हो। तो वहाँ पे मैंने 4-5 दिन जो है ना एक्स्ट्रा गुज़ारे, आराम से रेस्ट किया, हुँ, 2-3 वीडियोज़ बनाई, तो उसके हुँ, बाद फिर जो है ना मैं आगे की तरफ गया। फिर मुझे बल्गारिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, वहाँ के लोग जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, हुँ, सीनरी अच्छी है। लेकिन लोग मुझे जो है ना सबसे अच्छे लगे ना वहाँ के, कि आपको जा भी रहे हो ना तो हेलो हाय कर देंगे, अपने साथ बिठा लेंगे, कुछ ना भी समझ आ रही हो, तो हमेशा जो है ना वो हेल्पफुल रहते हैं। टर्की तो है ही है, ओवरऑल जो है टर्की जो मेरे साथ मेरे ख़्याल में जब आप इस तरह के ट्रैवल करते हो ना, तो आपको जो अच्छी यादें हैं ना, वो आप जल्दी भूल जाते हो। हुँ, लेकिन हुँ, जो आपके साथ रास्ते में मुश्किलात आएँगी ना, वो आपको हमेशा याद रहती हैं। तो टर्की ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि टर्की में मेरे साथ एज़ सच कोई इतना इश्यू हुआ ही नहीं ना। तो उसको मैंने बहुत एन्जॉय किया और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ईरान का बॉर्डर बंद होने की वजह से मेरे पास टर्की में बहुत टाइम था। तो मैंने वहाँ पे 40 दिन आई थिंक गुज़ारे थे, कुछ इस तरह करके, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो उसको मैंने बहुत एन्जॉय किया था कि अपनी स्लो पेस पे मैंने ट्रैवल किया। तो ये एक जो मकसद था मेरा शुरू में, वो मैंने जाके फर्स्ट टाइम जो है ना वो टर्की में एन्जॉय करना शुरू हुँ, किया। हुँ, पीछे हुँ, तो ये होता था कि यार जो बॉर्डर खुला है भाग के उधर चले जाओ बस, अब ना हुँ, ये ना हो कि वो आगे से बंद कर दें। वहाँ पे और ईरान में फिर मुझे जो है ना वो जल्दी-जल्दी करना पड़ा। एक ईरान में मैं सोच के गया था कि यार मैं यहाँ पे डेज़र्ट में कैंपिंग करूँगा, वाइल्ड कैंपिंग ना, दश्त-ए-लूत में। और सारी रात मैं लिटरली चड्डी में घूमता रहा हूँ कि या अल्लाह गरम हवा जो है ना बंद कर दे, कोई ठंडी हवा चला दे। जी, जी। 40-45 डिग्री था और फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने वहाँ पे एन्जॉय नहीं किया ना रात को। कि बस यहाँ से निकलो, किसी तरह जो है ना निकलो।
तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो शायद पहले मेरे ज़हन में था कि पता नहीं कैसी नाइट होगी, वो मिल्की वे होंगे। और मिल्की वे मेरी किस्मत इतनी कि वो मेरे ख़्याल में 10 चाँद जो था ना वो 10वीं तारीख का था, तो उसकी लाइट बहुत ज़्यादा थी, तो मिल्की फुल वे हाँ। नज़र नहीं आ रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ, मैंने कहा हुँ। यहाँ पे नाइट भी गुज़ारी है, कुछ नज़र नहीं आया। उसके बाद एक और चीज़ मैं बल्गारिया में भूल गया था। मैंने एक ब्लॉग बनाया तो उसमें मुझे कुत्ता सारी रात जो है ना वो तंग करता रहा। वो बिल्कुल मेरे टेंट के बाहर बैठ के और सारी रात वो भौंकता रहा। मुझे इतनी नींद आई थी, मैंने उसके सारी रात तरले भी किए कि यार खुदा के बंदे कहीं और चला जा। फिर मुझे लगे कि हो सकता है मैं उसकी जगह पे आके ना नाइट सो रहा हूँ, तो वो बंदे को लगे कि यार ये मैंने कहा कि चलो अब उसको बर्दाश्त करते हैं। सुबह मैं उठा, मेरी आँखें सुर्ख और मुझे कुछ नहीं बोला जा रहा, तो वो लोग कह रहे थे कि यार आप कुत्ते को डाँट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, कुछ चीज़ें हैं ना सिंपल आप जो है ना वो मज़ाक में कर रहे होते हो। हुँ। लोग कह रहे थे वो प्रोटेक्ट कर रहा था, मैंने कहा वहाँ पे 4-5 और टेंट भी थे, वो मेरे टेंट के सामने ही आके बैठ गए थे। तो अल्लाह के बंदे उनको प्रोटेक्ट कर, मैं जो है ना उनके साथ ही प्रोटेक्ट हो जाऊँगा। ईरान में एक और चीज़ थी जो मुझे लास्ट डे नहीं मिल रहा था, वहाँ पे होटल नहीं दे रहे थे क्योंकि उस सिटी में एक ही होटल है, वो कहता है कि यार यहाँ पे हम जी। तो देना, तो वो गोलियाँ मारते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ इस तरह के हो सकता है। तो उसने मुझे नहीं दिया, तो उसके बाद मुझे एक फायर ब्रिगेड वाला ने कहा कि आप हमारे जो है ना घर के बाहर जो टेंट लगा लें। हाँ, मैंने कुछ लोगों देखा। के कमेंट्स आए कि यार अगर वो आपके साथ अच्छे होते तो आपको कहते आप हमारे घर में आ जाओ ना। तो मैं ये चीज़ भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि यार हमको नहीं पता होता है कि अंदर से वो क्या चीज़ है या किस वजह से उसने नहीं आने दिया। मुझे नेक्स्ट डे पता चला था जब मैं वहाँ से निकल रहा था कि उसके 6 बच्चे हैं ना, 4 बेटे और 2 बेटियाँ और उनके पास सिंपल 1 रूम है। तो हुँ, मतलब हुँ, हुँ। मियाँ-बीवी भी 8 लोगों के साथ अगर मैं भी उनके जाके उस रूम में तो मैं खुद कितना अनकम्फ़र्टेबल होता। तो लोगों को शायद वो नहीं है कि हम जजमेंटल बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप सीखते हो। तो ये भी है कि अगर कोई देख रहा है और ये सोच रहा होगा कि यार उन्होंने मुझे अपने घर में क्यों नहीं इनवाइट किया था? वो सिंपल रीज़न ये थी कि यार अब लेडीज़ और सब जो है ना वो कैसे बिल्कुल, बंदा जो मैंने बिल्कुल, खुद ही बिल्कुल। कंफर्टेबल फ़ील नहीं करना था, मेरे पास अपना टेंट है, मैं आराम से वहाँ पे सो गया था। हुँ, हुँ। और उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे वहाँ पे रहने दिया। अदरवाइज़ किसी पार्क वग़ैरह में थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता था रात गुज़ारना। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा एक और जो इसी ट्रिप्स में ना आपके मुश्किल वाली बात जो आपने डिस्कस की थी कि मुश्किल वाली बातें ज़्यादा याद रह जाती हैं। ये तो बात बिल्कुल वैसे जनरली इन लाइफ़ भी सच ही है। लेकिन मोटरसाइकिल राइडिंग के तौर से क्योंकि आपने इस ट्रिप से 1 साल पहले ही मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी, लाइसेंस लिया था, ये सब कुछ किया था। तो बीच-बीच में ऐसे कुछ इंस्टेंसेस भी आए थे क्योंकि आप ऑफ रोड गए थे, कुछ शॉर्टकट्स थे, ये था, वो था। तो उसमें वीडियो में भी लोग देख सकते हैं, काफ़ी आपने मुश्किलात फेस की। तो वो मुश्किलात अब जो आपने ओवरकम कर ली हैं, अब वो दे आर पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस जैसे वो डेथ हाईवे था और कोई आई थिंक बुल्गारिया में एक शॉर्टकट था जो कि फिर बहुत मुश्किल पड़ गया था और वो इवेंचुअली अबैंडन करना पड़ा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद एक तो आप ज़रा इन एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ज़रा बता दें तो बहुत अच्छा होगा। और एज़ अ मोटरसाइकिल राइडर इस पूरे इतने बड़े ट्रिप के बाद, अब आपके अंदर तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस जो है वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया होगा। देखें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्बानिया में आई थिंक वो था फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफ रोड गया था ना, हुँ। तो वहाँ पे मेरे साथ 3-4 बार जो है वो बाइक गिरी क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप एक ऑफ रोड ट्रैक लेते हो ना, वहाँ पे अगर जीप्स वगैरह चल रही हों या कोई रोड थोड़ा-सा बना हो ना, तो ग्रेवल रोड कुछ इस तरह ना बंदा एन्जॉय करता निकल जाता है। वो रोड इस तरह था कि दरमियान में से जो है वो टूटी हुई रोड है, वहाँ से जीप्स वगैरह कोई नहीं जा रही ना। हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं पता था वो मेरी नेविगेशन वहाँ मुझे भेज रही थी। मैंने जब तीसरी चौथी बार गिरा ना उसके बाद मैंने कहा कि यार अब ये ना हो कि यहाँ पे कुछ हो जाए तो इसके बाद मुझे कोई 10-15 किलोमीटर जो है ना बाइक नीचे लेके जाना और उसमें बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदे अभी बाइक चल रही है, इसको वापस कर और लंबा डिटूर लेके जो है आप नॉर्थ मैसेडोनिया चले जाओ। जी, जी। तो वो उसके बाद मैंने इवन कि मुझे वो सिर्फ़ 8 किलोमीटर रहते थे, 8 किलोमीटर कर जाता तो उसके बाद असफ़ाल्ट स्टार्ट हो जाना था। लेकिन फिर मुझे 350 किलोमीटर करके जाना पड़ा और आई थिंक मेरे ख़्याल में अच्छा डिसीज़न था क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे और 8 किलोमीटर में क्या होता बिल्कुल। और फिर वहाँ पे कोई गाँव भी नहीं था। जो गाँव थे वो नीचे थे, फिर मुझे पैदल नीचे आना था और उनसे किसी से कहना था कि यार हेल्प
चाहिए और वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, गूगल ट्रांसलेट था, आप उससे कितना को कर सकते हो, ये लोग कहते हैं हो जाता है लेकिन पॉसिबल नहीं होता अक्सर जो है ना, हुँ। वो एक पर्सनल सी फ़ील नहीं आती आप जब लोगों से बात कर रहे होते हो। तो ये मेरे साथ वहाँ पे हादसा हुआ था और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो काफ़ी लो था। लेकिन एक मेरे अंदर वो विल पावर थी कि यार खैर है, करो सही, कुछ हो जाए तो ठीक है, ना हुआ तो वापस तो है ही ना। तो बल्गारिया में हुआ जहाँ पे बाइक खराब हुई, हुँ, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जो है ना इसको टर्की तक लेके चलते हैं और टर्की में तो डी 915 मैंने करनी ही करनी थी, जो मेरे साथ राइडर्स थे उनका ऑलरेडी प्लान था। हुँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो हमने थोड़ी-सी हमारी गलती भी उसमें थी, लेकिन हमारी गलती से ज़्यादा ये था कि जब आप जा रहे हो, आपने ऑलरेडी प्लान किया है कि अब जो है नीचे कर्व्स आएँगे, आप वो क्रॉस करोगे तो आपको एस्फाल्ट मिल जाएगी, तो कोई इतना इश्यू नहीं, हम शाम से पहले जो है ना पहुँच जाएँगे। लेकिन वो लैंडस्लाइड हुई थी और उसके बाद फिर हमें जो है ना दूसरा रूट लेके वापस आना पड़ा और वो सारा ऑफ रोड था और बारिश हो रही थी, धुंध थी, धुंध लाइट बहुत थी। से नज़र नहीं आ रहा था, वो काफ़ी स्केरी था मेरे लिए खुद जो था ना, हुँ, क्योंकि हुँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा था अक्सर ये होता था कि वो आगे स्पीड से गुज़र जाते थे और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चल रहा होता था कि यार रोड किधर जा रही है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो है ना आपने वो आराम से जो है ना लेके जा रहे हो, लेकिन सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। और हुँ। जब वो मुझे नज़र आ रहे थे ना तो उनकी लाइट एटलीस्ट नज़र आती थी कि यार ये रोड जो है ना इधर जा रही है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा-सा ना स्लो रखें, अपनी पेस से जाएँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो है ना मैच करूँ ना। तो मेरे लिए वो काफ़ी स्केरी था। हुँ, मेरे ख़्याल में एक टूर में मेरे साथ एक ये स्केरी वाक़या हुआ और एक जो है ना वो थोड़ा-सा पाकिस्तान में हुआ, लेकिन वहाँ पे तो ये था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक था कि हुँ, जिसके बाद जो है उस लेकिन मैं दोबारा ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ ट्राई नहीं करना चाहूँगा कि जिसमें आपको मज़ा भी ना आ रहा हो और आप सिंपल कर रहे हो कि बस ये करना है। हुँ, अगर मैं अकेला होता तो मैं शायद जो है ना वहीं पे टेंट लगा के नाइट सो जाता और अगले दिन जो है ना वो नीचे चला जाता। हुँ। और अगर मुझे नज़र आ रहा होता तो फिर तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन वो बहुत स्केरी था। वो मैं बिल्कुल। दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो हुँ। एक थोड़ा-सा हो जाता है कि आप स्टुपिडिटी वो कहते हैं कि फाइन लाइन होती है एडवेंचर और स्टुपिडिटी। जी, जी, जी। हमने वो क्रॉस की है, वो उस दिन ज़रूर क्रॉस की है। ऑफ़ ओके, कोर्स मैं अभी जब वो याद करता हूँ तो मुझे न आता है कि ये चीज़ थी, लेकिन वो खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। ओके। बाकी ये कि कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है अभी, पर फिर भी जब आप ऑफ रोड जाते हो ना, तो हुँ, ऑफ रोड में बहुत इश्यू हो जाते हैं कि छोटा-सा पत्थर भी जो है ना आपको गिरा के वो मारेगा। लेकिन मज़ा आता है आप जब जाएँ और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि लगेज जो है ना उसको जितना कम रखा जाए, उतना ऑब्वियसली। बेहतर है। जी, जी, जी। आप ज़्यादा एन्जॉय करोगे और वो डर जो है ना वो आपका कम हो जाएगा कि आप जो है ना बड़े आराम से जा रहे हो, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली मैंने पाकिस्तान में जाके सीखी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऑफ रोड ट्रैक्स हैं ना, उनका दुनिया में मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि यूरोप में तो ऑफ रोड ट्रैक्स हैं ही बहुत कम, जो हैं वो ग्रेवल रोड्स हैं, वो हुँ, ऑफ रोड एज़ सच नहीं है। जो तुर्की के हैं वो भी ग्रेवल हैं, जो पाकिस्तान के हैं वो तो पत्थरों-पत्थरी हैं यार। इतने बड़े-बड़े पत्थर जो है ना वो आप एक पत्थर से बाइक उछल के दूसरे पत्थर पे आती है, दूसरे से तीसरे पे आती है, जो जीपों वाले हैं वो आपको रास्ता नहीं देते वहाँ पे। तो ये बड़ा जो था ना वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ था शायद जो वो किसी और जगह नहीं हुआ। हुँ। तो उसके बाद मुझे लगता है लेकिन फिर भी मेरी वो स्किल्स नहीं है या मैंने कुछ सीखा नहीं है कि मैंने जब इस जगह से गुज़रना है तो ये मेरी पोज़ीशन होनी चाहिए, मैं बस अल्लाह का नाम लेके जा रहा होता हूँ और जहाँ पे बाइक गिरने वाली होती है, बाइक गिरने से पहले मैं छलांग लगा के उधर हो जाता हूँ, बाइक खैर है, बाइक आ हाँ। जाएगी, टाँग नहीं वो आनी दोबारा। बिल्कुल। एक और जो फिर बाद में ये सोचा था आपकी वीडियोज़ देख के तो ये आपका जर्मनी टू पाकिस्तान ट्रिप जो था मई में आपने शुरू किया। तो अब ज़रा मैं अगर उसकी तरफ आऊँ जो आप इस पूरे दौरान व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और अपडेट्स भी पोस्ट हो रही हैं इंस्टाग्राम पे, इस पे, उस पे। तो ये ट्रिप एक तो कब से कब तक था? ये मेरे ख़्याल में मैंने मिड मई से स्टार्ट किया था लेकिन एंड ऑफ मई में मैंने जो है ना जर्मनी से बाहर निकला था। अच्छा। और आप पाकिस्तान फिर सारी पाकिस्तान में मैं जगहें पहुँचा था अगस्त में जाके पहुँचा था और अगस्त में मैंने फिर पाकिस्तान का आगे टूर भी जो है ना वो स्टार्ट किया था, कुछ दिन घर में बैठ के रेस्ट करने के बाद क्योंकि उससे पहले आई थिंक पाकिस्तान में भी लॉकडाउन्स थे। जी, जब नॉर्थ ओपन हुआ था फिर मैं उसके बाद जो है ना गया था वहाँ पे अच्छा। और नॉर्थ में आई थिंक मैंने शायद 45 डेज़ गुज़ारे थे, जिनके सब जो है ना वो व्लॉग्स आएँगे और उसके बाद फिर मैं साउथ की तरफ चला गया था।
हुँ, साउथ में मैंने कुछ 2 ढाई वीक शायद गुज़ारे होंगे। ओके। तो तो ये समझें फिर आपका पूरा ट्रिप सितंबर, अक्टूबर टोटल? मैंने आई थिंक मैं उस दौरान कुछ दिन जो है ना मैं एक ट्रिप करके आता था, कुछ दिन घर में गुज़ारता था, फिर आगे चला जाता था। मैं जब वापस आया हूँ तो आई थिंक नवंबर में मैं यहाँ पे आया था हुँ, और उससे 2 वीक पहले जो है ना या डेढ़ वीक पहले मैंने ख़त्म किया था अपना लास्ट टूर। ओके, ओके। तो इस सारे दौरान इसमें बहुत लंबी-लंबी राइड्स भी हैं, इस तरह की रोड्स की मुश्किलात भी हैं, आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और 52 आपकी वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। तो आपने अपना रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोड शेड्यूल आपने सोचा हुआ क्या था? और जैसे-जैसे आप गए बहुत सी जगहों पे आपकी वीडियोज़ में जैसे ज़ाहिर है मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस यूरोप के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट हो, बिजली हो, सब कुछ हो। तो आपने ये इनिशियली क्या प्लान किया था शेड्यूल? वो कैसा चला और फिर आगे जाके वो उसमें चेंजेस क्या आए? बेसिकली जब मैं जर्मनी से निकला था तो मेरा प्लान ये था कि मैं वीक में एट लीस्ट 1 वीडियो जो है ना वो अपलोड ज़रूर करूँगा। और मोस्टली जब होता है कि मैं जब आप समर में आपको पता है कि यूरोप में जो है ना वो 10-11 बजे तक जो है ना वो लाइट रहती है, सनसेट। फिर सनराइज़ जो है ना वो सुबह हो जाता है और जो वीडियो बनाने का सबसे अच्छा टाइम होता है वो सनसेट और सनराइज़ होता है, कि अगर आपने ड्रोन फुटेज लेनी है तो आप जो हुँ, है ना उस हुँ। टाइम लेके फिर उसको अपने पूरे दिन की वीडियो के ऊपर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि आप किस तरह उसको एडिट कर रहे हो। मैं जब अपने रूम में आता था तो 12 बज चुके होते थे। सारा डाटा कॉपी किया 1 बजे सुबह सुबह जो है ना मैं 5 बजे जो है ना 4:30-5 बजे अक्सर जो है ना उठ जाता था। तो वो मेरे लिए जो है वो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अब इसको एडिट करूँ। फिर जब ये होता था कि मैं वीक में 1 दिन 2 दिन जब रेस्ट लेता था तो फिर मैं लेके वीडियो जो है ना वो एडिट कर देता था। तुर्की में जब जो इश्यू ये आया कि वहाँ पे इंटरनेट की जो है ना अपलोड स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। मैं रात को लगा देता था, सुबह तक जो है ना वो अक्सर हो जाता था और अक्सर नहीं भी होता था। ईरान में तो मेरे पास बिल्कुल इंटरनेट था ही नहीं। लेकिन तुर्की में मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं दरमियान में जो है ना अब अपने टूर पे वो एन्जॉयमेंट फ़ील नहीं कर रहा कि हुँ, मैं हुँ। कंटेंट पे जो है ना अब ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और वो इसलिए कि मेरे ज़हन में ना हमेशा वो टेंशन रहती थी, यार मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैंने उसपे ये वीडियो भी अपलोड करनी है, कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन मैं दरमियान वो एन्जॉय करना भूल गया था हुँ, हुँ, कि हुँ। मैं किस तरह तो उस दौरान मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब मैं अपना टूर करूँगा, जहाँ पे मेरे पास टाइम हुआ, जहाँ पे मुझे लगा कि यार अब मैं फ़ील कर रहा हूँ ना कि वीडियो बनाऊँ। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं 1-2 दिन जो है ना वो उसका सबसे पहले तो वो पूरे दिन का जो डाटा होता है उसको देखता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यार इस दिन मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़ीलिंग क्या थी, किस तरह का मौसम था, किस तरह की राइड थी, उस टाइप का फिर मैं जो है ना म्यूज़िक ढूँढना शुरू करता हूँ। वो फिर जब वो म्यूज़िक आपके पास आता है, फिर आप बैठते हो। एक दिन जो है ना बड़े आराम से जो है ना उसमें 20-25 घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो डाटा बहुत ज़्यादा होता है। फिर आप उसको देखते-देखते कट करते जो है ना बनाते तो वो मेरे लिए पॉसिबल ये था क्योंकि मैं अपनी जॉब से भी छुट्टियाँ जो वो अनपेड लेके गया हूँ और हुँ, अगर मैं होटल में बैठ के सारा दिन एडिट कर रहा हूँ और वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वही दिन अगर मैं एक दिन ट्रैवल करता हूँ, उसको एन्जॉय करता हूँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था। तो मेन रीज़न ये थी कि मैं वो दरमियान में भूल गया था एन्जॉय करना। बिल्कुल। फिर उस दौरान ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल चलता है तो चले, अगर अल्लाह को मंज़ूर है कि वो चलेगा तो फिर चल जाएगा, नहीं है तो ना सही। लेकिन मुझे ये जो मौका अल्लाह ने दिया है, ये हो सकता है ज़िंदगी में दोबारा ना मिले। तो मैं उसको सबसे पहले अवेल करूँ जिसके लिए मैंने ख्वाब देखे हैं, ना हुँ, कि बाद में जब मैं घर जाऊँ तो यार सोच रहा हूँ, यार तूने ये क्या किया? हुँ, 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 तुम्हें मौका मिला, तुमने जो है ना वो यूट्यूब के चक्कर में जो है ना उसको एन्जॉय करना भूल दिया। तो हुँ, फिर मैंने दरमियान में रोक दिया था, जब मैं पाकिस्तान पहुँचा हूँ, मैंने 1-2 वीक फैमिली के साथ गुज़ारे, बिल्कुल कोई वीडियो नहीं बनाई, ना मुझे जो है वो तलब हो रही थी क्योंकि ईरान के बाद जो तुर्की के बाद का जो सफ़र था वो बहुत टफ़ था। हुँ, मैंने हर रोज़ जो है वो 600-600, 700-700, 800 किलोमीटर जो है ना वो कवर किए थे। तो मेंटली एग्ज़ॉस्टेड था। तो ये वो चीज़ें थी जिनको देख के मैंने कहा कि नहीं, अभी आराम से अपना कंटेंट बनाओ, सिंपल कंटेंट बनाओ, जिस दिन मैं जा रहा हूँ, उस दिन मैं कंटेंट बना लूँगा और उसको बाद में जब मुझे टाइम मिला, जब मेरा दिल किया तो फिर मैं एडिट करूँगा। तो जब मैं वापस आया हूँ, उसके बाद सब हर वीक जो है ना मैं 2 वीडियोज़ अपलोड ज़रूर कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है। क्योंकि वही अगर आप वीकली करते तो 52 एपिसोड्स यानी 1 साल ही पूरा हो जाता उसमें। लेकिन बिल्कुल। आपने 2 एपिसोड्स अ वीक करके उसको मैं तो टर्की में जब आपको ये एहसास हुआ, उस वक़्त से लेके एंड तक फिर आपने अपलोड्स रोक दिए थे?
नहीं, मैंने पाकिस्तान में जाके कुछ वीडियोज़ जो है ना वो बनाई थी और उसके बाद मेरा प्लान तो ये था कि जब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो हमेशा बाइक पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको चौथे, 5वें दिन, छठे दिन के बाद 1 दिन रेस्ट लेना होता है। हुँ, हुँ। तो नॉर्थ में मेरे साथ इश्यू ये आ रहा था कि जब मैं रेस्ट लेता था, इंटरनेट नहीं होता था। हाँ, सही। तो उसमें जो है ना तो आप कुछ कर सकते थे और इंटरनेट आता भी था, तो वो इतना इस काबिल आता था कि शायद आप इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है ना, वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर एक छोटी-सी अगर आप क्लिप अपलोड कर रहे हो, तो वो हो जाता था। तो वो चीज़ जो है ना, ये आ जाती है कि अगर आप टाइम उसके लिए लेते हो और आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि आप उसको सही तरह जो है ना, वो यूज़ कर सको, हुँ, तो इसी वजह से फिर शायद मैंने ये जो एन्जॉय ना करने वाला भी डिसीज़न लिया था, कि अगर मैं दिन फ्री ले रहा हूँ और उस सारे दिन में मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ पे मुझे इंटरनेट मिलेगा, कहाँ पे बैठ के मैं ये करूँगा। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं नॉर्थ का टूर पूरा करके जब घर आया था, फिर उसके बाद मैंने 3-4 वीडियो एडिट की, उनको फिर मैंने अपलोड कर दिया। तो बस हुँ, ये ऐसे ही चल रहा है। सही। क्योंकि यूट्यूब कुछ लोग सोचते हैं कि शायद आप जब टूर करके वापस आए ना, जिन दिन गुज़ारा, कैमरे से फुटेज निकाली, तो वो वीडियो बनी बनाई आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुँ, होता। हुँ। उसपे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो वीडियो आप अपलोड करते हैं और यूट्यूब इज़ अ फुल टाइम जॉब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब मैं अभी मेरे ख़्याल में अपनी जॉब पे 40 घंटे लगा रहा होता हूँ और यूट्यूब पे 50-60 घंटे लगा रहा होता हूँ, वीक में 2 वीडियोज़ बनाने पे। उसके बाद सोशल मीडिया की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लोग आपको मैसेजेस करते हैं, आप रिप्लाई करते हो। दिन में इतने-इतने मैसेजेस आ जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि अक्सर आपको 100 अच्छे मैसेज आएँगे, एक मैसेज कुछ इस तरह का आ गया, तो आप जो है ना, वो आपका दिन जो है ना, वो ख़राब हो जाता है। तो डर लगता है, अगर मैंने आज कोई कंटेंट बनाना हो ना, तो मेरी कोशिश ये होती है, यार मैं अपने इंस्टाग्राम या कमेंट्स कुछ इस तरह ना देखूँ, क्योंकि हुँ, किसी ने कुछ भी लिख दिया हो ना, तो इग्नोर, तो लोग कहते हैं कि इग्नोर कर दिया करें ना, इग्नोर मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं जो है ना, आपके वो दिमाग में या आपको दिल पे जो है ना, हल्का-सा असर छोड़ देता है। बिल्कुल। तो फिर आप वो जो अपना काम करना चाह रहे होते हैं, वो सही तरह नहीं कर पाते। हुँ, हुँ, तो मैं हुँ, इससे हुँ, डरते हुए भी जो है ना, फिर वो चीज़ें नहीं खोलता। क्योंकि हुँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ, मैं मोरू नहीं हूँ, इरफ़ान जुनेजो नहीं हूँ, या बड़े, कि उनको बड़ा टाइम हो गया, उन्होंने टाइम के साथ-साथ सीखा है। मेरा तो अभी स्टार्ट है और मैं ये कहूँ कि मैं अभी से जो है ना, वो काम करना शुरू कर दूँ जो शायद बड़े एक्सपीरियंस लोग करते हैं। तो मुझे इसमें काफ़ी इरफ़ान ने काफ़ी हेल्प की है, उसने काफ़ी टिप्स वग़ैरह दी कि आप किस तरह जो है करें। हुँ। तो लेकिन ये कि अभी भी मैं उस लेवल पे मैं अब दिल पे ले लेता हूँ अभी भी चीज़ें जो है ना। नहीं, नहीं, आई थिंक ये बहुत मुश्किल है। आई थिंक आप जितने भी बड़े हो जाएँ एज़ अ सब्सक्राइबर्स के नंबर में, इसमें उसमें ये बातें दिल पे ना लेना जो है ना, ये कहना वाक़ई बहुत आसान होता है। लेकिन हमने पिछले 1 साल में इत्तेफ़ाकन काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर से बात की है और इरफ़ान से भी हमारी कई सालों से एक रिलेशनशिप है इसी पॉडकास्ट के बदौलत। और जितने भी आप शोहरत हो, जितनी भी वही वाली बात है ना, अच्छी बातें जितनी भी हो जाएँ, वो फिर भी भूल जाती हैं। जो मुश्किलात होती हैं या इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो बैठ जाते हैं दिमाग में। आप कोशिश कर लें कि मैं इग्नोर करूँ, जितना भी आपको आदत हो जाए वो ईज़ी नहीं होता। अच्छा तो इसमें ना इरफ़ान के 2 सवाल भी थे, हम उनको अभी ले आते हैं। एक वो वाली बात तो आंसर हो गई कि आपकी प्रायोरिटी इस ट्रिप में क्या थी, वो ट्रैवल था या कंटेंट क्रिएशन? यानी कि अगर आपका कंटेंट क्रिएशन नहीं हो रहा, कैमरा टूट गया या व्हाटएवर, तो क्या आपका ट्रिप कंटिन्यू होगा या पहले ट्रिप रुकेगा और वो रिज़्यूम होगा? तो मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे वहाँ से ही कुछ चीज़ मिल रही है तो मैं खरीद लूँगा। हाँ। लेकिन अगर वो नहीं मिल रही, तो मुझे पता होगा कि यार मैं 3-4 सिटीज़ जो है ना आगे जाऊँगा, तो वहाँ जाके मुझे मिल जाएगी। तो मेरे पास जो इक्विपमेंट है मैं उसको यूज़ करते हुए जो है ना वो चला जाऊँगा, और मैंने किया भी है कुछ हुँ, जगहों पे। हुँ। ये ज़रूरी, क्योंकि मेरे लिए ट्रैवल ज़रूरी था, सेकेंडरी मेरे लिए यूट्यूब का था। बिल्कुल, अब बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये इरफ़ान, पहले तो मुझे खुशी हुई कि इरफ़ान भाई ने जो है ना मेरे लिए क्वेश्चन भेजे, तो बहुत शुक्रिया। आपने कॉन्टैक्ट किया उनसे। हाँ, हाँ, वो तो हम जान का अज़ाब बन गए हम इरफ़ान की हर बात पे। इरफ़ान आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? और ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस ऑब्वियसली तो वो ही ऑल्सो हेल्प्स अस आउट एज़ मच एज़ पॉसिबल। एक और उसका सवाल इरफ़ान का एक बिल्कुल बारीक वाला सवाल जो है ना, जो कि सिर्फ़ कंटेंट क्रिएटर्स टाइप लोगों को जिसमें दिलचस्पी होगी। आपने अपना डेटा कैसे मैनेज किया? स्पेशली जो इतने बड़े-बड़े पीरियड्स आ रहे हैं जहाँ अपलोड भी नहीं हो रहा, तो बड़ा रिस्क और भी ज़्यादा है कि अगर ये हार्ड ड्राइव जो है अगर वो बढ़ गई तो फिर अपलोड भी नहीं है तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। तो ये इसकी आपको टेंशन कितनी थी और ये मैनेज कैसे हुआ? मैंने अपने साथ रखी थी ये होती हैं लेसी की हार्ड ड्राइव्स हैं।
मेरे सामने पड़ी हैं दूसरी जगह पे, ये क्या येलो कलर की होती हैं, हुँ, हुँ, रफ एंड टफ होती हैं। हुँ, तो इनके ऊपर जो है ना कवर बड़ा बड़ा सा उन्होंने दिया था, शॉक प्रूफ होती हैं। तो मैंने वो अपने साथ रखी थी 5 टेराबाइट्स की, आई थिंक मेरे पास 15 या 20 टेराबाइट था। हुँ, तो मैं शुरू में तो ये करता था कि उनको जो है ना बैकअप कर लेता था। तो बाद में जो है बैकअप नहीं कर सका क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कोई इतना इश्यू नहीं हुआ, और अल्लाह करे कि कोई हो भी ना इश्यू। क्योंकि मेरे ख़्याल में कंटेंट क्रिएटर के साथ अगर ये इश्यू आता है ना, तो ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है हुँ, कि आपने इतनी मेहनत की और आपका डाटा लूज़ हो गया, कुछ इस तरह का हुआ, तो वो बहुत इश्यू बन जाता है। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यू नहीं हुआ, और मेरे पास मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मेमोरी कार्ड्स थे। कोई 25-30 मेमोरी कार्ड्स मैंने पास रखे होंगे, तो उनको चेंज करता रहता था। 5-5 6-6 दिन जो थे ना, उनके ऊपर भी बैकअप रहता था, और साथ में ये था कि हार्ड ड्राइव्स के ऊपर जो है ना रहा। और हुँ, अभी जो है उनको मैंने जो है ना ऑनलाइन जो है वो करना शुरू कर दिया है कि, लेकिन ट्रैवल में ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन कर सको ना, क्योंकि वो बिल्कुल। इतना टेराबाइट डाटा होता है, आप कैसे जो है वो करेंगे? हाँ, 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 हाँ। अब वही वाली बात जो आप कह रहे थे कि कुछ जगहों पे तो फाइनल बनी हुई वीडियो अपलोड नहीं हो सकती, क्यों इवन दो बिल्कुल। रॉ से तो वो बहुत छोटी है, तो ये सब मुझे कुछ अपने कैसे। घर में जो ननकाना साहब में जहाँ पे मैं रहता हूँ, हमारे पास जो पीटीसीएल की लाइन आ रही होती है, उसपे 6-6 घंटे लग जाते थे अपलोड करने में। सिंपल जो है वो 4-5 गीगाबाइट की जो फ़ाइल है। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, एक और फिर ये बात थी जो आपने इतना सारा ट्रिप आपने इतने सारे मुल्क आप गए, पहले भी आप चलें यूरोप में ट्रैवल कर चुके थे, साउथ अमेरिका में ट्रैवल कर चुके थे, लेकिन हमारे फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव एक हमारे दिमाग में एक बात ये भी बैठी हुई होती है लोकल्स की और जो बाहर भी रह रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सच भी है, कुछ हद तक थोड़ी इमेजिन्ड भी ज़्यादा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, लोगों का रिएक्शन कैसा था, आपके साथ बर्ताव कैसा था अलग-अलग जगहों पे? जब क्योंकि ज़ाहिर है अब आप यूरोप में ट्रैवल कर रहे हैं, आप यूरोपियन गोरे तो लोग हैं नहीं आप, तो आपसे लोग पूछते हैं आप किधर से हैं? फिर आप बताएँ मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो अलग-अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, टर्की में अलग होंगे, ईरान में अलग होंगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं अपने आप को कभी जर्मन बताता नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो उनका ये होता है कि यार हैं जर्मन, क्योंकि ट्रबल से नहीं है। और मैं हमेशा अपने आप को ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ील करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लहज़ा, बोलने का अंदाज़ सब कुछ वो पाकिस्तानी, तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ पाकिस्तानी। और टर्की में जो था वो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। ओवरऑल जो है मेरे साथ कभी कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ जिसमें कहूँ कि मुझे जो है ना ट्रैवल में ख़ास तौर पे एज़ अ पाकिस्तानी किसी ने डिस्क्रिमिनेशन में डाला हो या किसी इस तरह डिस्क्रिमिनेट किया हो। टर्की में ये था कि जब मैं जाता था लोगों को बताता था तो वो खुश होते थे ना, पाकिस्तानी ब्रदर और इस तरह जो है ना। और फिर आप ओवरऑल भी दुनिया के किसी मुल्क में जाएँ ना, तो जो गाँव वाले लोग होते हैं या कुछ जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो आप उनको जो है ना वो फ़ोर्स करें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने खाना खाया, आप फ़ोर्स करें कि मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, तो वो बुरा मना जाते हैं। तो आपने ये भी होता है कि आप जो है ना वो एक लिमिट क्रॉस ना करें। हुँ, हुँ, ये हुँ। अक्सर होता है कि यार अगर मैं इसको 3-4 बार कहूँगा, ये ना हो कि ये बंदा गुस्सा कर जाए, तो आप उसका दिल तोड़ देते हो। ओवरऑल मेरे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, स्पेशली तुर्की में। और फिर ईरान के लोग, मैं अगर खड़ा हूँ किसी ट्रैफ़िक पे खड़ा हूँ, तो वो आ जाते थे, आपको फ्रूट दे जाते थे, आपको नट्स वग़ैरह दे जाएँगे, आपके साथ सेल्फ़ीज़ लेंगे, तो वो बहुत अच्छा जो है ना वो लग रहा था। हुँ, तो मेरे हुँ, साथ हुँ। ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली लोगों का। हुँ, बल्गारिया में था तो वहाँ पे उन्होंने बहुत हेल्प की, अगर मेरी बाइक खराब हुई है तो मेरे साथ जो है ना वो जितनी उनके साथ हो सका कि वो जब तक ठीक नहीं हुई वहाँ पे खड़े रहे, और फिर मुझे जो है ना नीचे हाईवे तक छोड़ के आए, फिर उसके बाद हम आगे गए। वेरी गुड, वेरी बहुत गुड। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हुँ, और अब ये जो आपने ट्रिप कर दिया, अभी पाकिस्तान की सीरीज़ बाय द वे अब्रार के चैनल पे अभी आ रही है, उसकी आई थिंक पहली एपिसोड आ गई, दूसरी भी आ गई है? दूसरी मैंने रात को बनाई है, रात को मैं 4 बजे सोया हूँ और अपलोड करके सोया हूँ, आज जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आप उसको भी ऑब्वियसली अब्रार के चैनल को आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो करना है आपने। उसपे ये पाकिस्तान वाली सीरीज़ पहले आप पूरी जर्मनी टू पाकिस्तान देखिए और फिर अब पाकिस्तान वाली भी शुरू हो रही है। इस पूरे ट्रिप के बाद और ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो अभी हमने देखा ही नहीं कि वो एक्सपीरियंस क्या है, वो तो आने वाले हफ्तों में हमें पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएँ, फ्यूचर में अब एक तो पहली बात कि आपने जनरल अगर आप कहेंगे अगर आपके कोई मेजर लेसन्स थे, जो कि आपको मिले इस ट्रिप से, तो वो क्या थे? और इसके अलावा अगर आप अगले कोई ट्रिप्स प्लान करेंगे,
तो उनमें से आप क्या लेसन्स अपने साथ लेके जाएँगे उन ट्रिप्स में और आपके अगर कोई प्लान्स हैं तो वो क्या होंगे? अम, सबसे पहले तो ये था कि पहले मैं सोच रहा था कि यार शायद जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो होगा मेरा वन एंड ओनली जो है ना वो मोटरसाइकिल टूर होगा। हुँ, लेकिन बाद में मुझे इतना पसंद आया है कि अब हो सकता है कि मैं जो है ना फ्यूचर में और ज़्यादा करूँ ना। हुँ, इससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काराकोरम हाईवे पे मेरे ख़्याल में 4 या 5 बार गया हूँ और मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। लोग कहते हैं खूबसूरत है, कि आप थक के इतना जाते हो कि उसकी जो खूबसूरती है वो आप एन्जॉय नहीं कर पाते। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक पे जब मैं बाबूसर टॉप से नीचे उतरा और आगे वो चिलास वाला वो शुरू हुआ, इवन कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो एक होता है ना कि आपके सामने जब वो खुलती है तो आप देखते हो वाओ! कि ये क्या चीज़ है ना। तो वो इतना मुझे इंस्पायर किया स्पेशली कि बाइक टूर्स ने कि मैं अब इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में और करना चाहूँगा। और बाकी ये कि उसके अलावा अगर मैं देखूँ कि मुझे बाइक ने उन-उन जगहों पे लेके चली गई है या चली जाती है जहाँ पे नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। हुँ, हुँ, तो एक तो ये है कि मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में और इस तरह के टूर्स करना चाहूँगा। अभी प्लान्स में तो फर्स्ट जो है ना वो इंडिया का मेरा प्लान्स है। प्लान में शामिल है कि जैसे ही इंडिया का बॉर्डर खुलता है, मुझे इजाज़त मिलती है तो मैं सबसे पहले उधर जाऊँगा। हुँ, उसके बाद जिसके लिए मैंने एक्चुअली बाइक ये टूर प्लान किया था वो है पामीर हाईवे, वो अभी हुँ, भी रहता है। हुँ, तो हुँ, मेरा हुँ, प्लान ये होगा कि मैं सेंट्रल एशिया, मंगोलिया जो है ना करूँ। और बाकी जो है वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरह जो है ना आगे अपने चैनल को लेके चलता हूँ। कि अगर मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूट्यूब इज़ अ फुल टाइम जॉब। और अगर आपने अपने चैनल पे काम करना है तो आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो मैं सिंपल ट्रैवल कंटेंट ही रखना चाहता हूँ कि मुझे मज़ा ही उसमें आ रहा है। अगर मैं हुँ, कोई और कंटेंट बनाना चाहता हूँ, फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जॉब है, मैं उसी को कंटिन्यू करता करता हूँ। क्या फ़ायदा मुझे जो है ना हुँ, उसमें हुँ, किसी हुँ, और हुँ, चीज़ में जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वो तो मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, तो हुँ, उसी को हुँ, करते हैं, आसान है। हुँ। और क्यों अपना जो है ना लोगों के ओपिनियन पे ज़िंदगी जीनी है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जी, तो जी, जी, आराम से आप अपना काम करते हो, बॉस खुश होता है, दैट्स इट। बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना है, उसको बड़ा करना है, तो आपको कंटीन्यूअसली अपलोड करना पड़ेगा। हर वीक में एट लीस्ट 2 बार जो है ना वो ज़रूर है छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए। जब आपके ऑफ कोर्स मिलियंस और वो क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद भी जितना आप ज़्यादा कंटेंट देंगे, यूट्यूब उतना ही उसको ऊपर लेके जाएगा। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि उसके बाद के फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। ये 2 चीज़ें तो मेरी फ्यूचर में हैं। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ कि मेरी पाकिस्तानी सीरीज़ लोगों ने अच्छी ली है, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या मैं रिस्क लूँ अपनी जॉब छोड़ के इसको फुल टाइम लेने का? क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए किसी कंट्री में जाते हो ना, तो एक चीज़ तो ये है कि मैं अपने टूर को एन्जॉय करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम हो, मेरे पास ये टाइम रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मैंने 5 दिन के बाद जो है वो तर्की पहुँचना है। हुँ, अगर मैं अपनी स्पीड से जाऊँगा, स्लो पेस से जाऊँगा, तो मैं उसको एन्जॉय करता हुआ जाऊँगा। फिर उस जगह पे मैं पहुँचूँगा, वहाँ पे कहूँगा यार आज मैं थका हूँ, आज मैं रेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे को वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग स्टोरी ढूँढते हो ना, सिवाय ये कि मैं सिंपल बाइक टूर्स जो है ना ये डे टू डे एक्टिविटीज़ जो है ना वो लेके चलूँ, उनके व्लॉग्स बनाऊँ। वहाँ की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बाद वहाँ के फूड है जिसको मैंने अभी तक इंक्लूड ही नहीं कर सका अपने व्लॉग्स में किसी जगह पे। ठीक, क्योंकि मैं थका हुआ आता था, शाम को इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं करूँ और अगले दिन फिर मुझे जो है ना निकलना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जिन पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगा, तो ये तभी पॉसिबल अगर मैं इसको फुल टाइम लेता हूँ, मेरे पास टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं अपने कंटेंट में वेरिएशन लेके आ सकता हूँ, ऑडियंस को और अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। हुँ, तो ये जो इंडिया और सेंट्रल एशिया है, ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल बाद जो है ना मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन उसके बाद का मेरा अभी कोई प्लान नहीं। वो सारे प्लान्स जो है ना वो मेरे यूट्यूब करियर पे डिपेंड करते हैं कि अगर मैं इसको फुल टाइम लेके चलता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा और फिर तो मैं इंशाल्लाह पूरी दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया कहीं पे पड़ी भी है। आप निकल नहीं, आई सकते एम हो। श्योर अगर आपको इंडिया जाने का इंशाल्लाह मौका मिले, तो जिस तरह आपकी वो इज़राइल और पैलेस्टाइन वाली वीडियो एकदम फट गई थी ये एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव होगा स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज़ क्योंकि ये जगहें ऐसी हैं जो कि लोग कंसिडर ही नहीं करते कि यहाँ पॉसिबल भी है जाना और कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। तो आई एम श्योर इंडिया होपफुली आपको मौका मिले और सब खैरियत से जाए। आई एम श्योर दैट विल इंशाल्लाह। आल्सो बी वेरी अमेजिंग और मंगोलिया वगैरह में मुझे भी ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो एक बिल्कुल यूनिक
लैंडस्केप है और उसका हिस्ट्री का भी बिल्कुल ही अलग अलग सीन है। राना साहब जो हैं, राना हमज़ा सैफ, एक और मशहूर ज़माना बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी जानता हूँ कंटेंट उनको क्रिएटर। जी। हाँ, उनसे भी मैंने पूछा था स्पेशली क्योंकि वो उन्होंने भी रिसेंटली अब एक फिर मोटरसाइकिल ले ली है और उनके कंटेंट में ना अब एक नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो उनसे भी मैंने कहा था कि ज़रा कुछ सवाल भेजें। तो उनके सवाल ज़रा हम रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें से एक था कि स्पेशली एक तो वैसे ही ये इतना मुश्किल ट्रिप है फॉर नॉन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लेकिन पैंडेमिक के साथ इसमें सबसे मुश्किल बात आपको क्या लगी? पैंडेमिक में ये मुश्किल होता था कि आप कुछ प्लान करके जाते थे, वो होता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं निकला हूँ तो एक तो बॉर्डर का इश्यू तो था ही ना, कि मैं घर से सब वीज़ाज़ लेके, हर चीज़ लेके फुल प्लान्ड बैठा हुआ था, रूट बना के एक-एक दिन का कि ये हो जाएगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा। लेकिन जैसे ही पैंडेमिक है उसके बाद सब कुछ बस आज मैं निकल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे रात गुज़ारूँगा, हुँ, जहाँ तक पहुँच गया ठीक है। हुँ, 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 फिर इश्यू ये होता है कि आप एक अच्छी जगह पे जाते हो जिसको आपको देखने का शौक है, वहाँ जाते हो तो वो बंद है। हुँ, हुँ, तो ये कुछ चीज़ें थी कि आप जो है ना फिर उसके अलावा एक मेन चीज़ जो थी लोग डरते थे। मैं खुद डरता था कि अगर मैं 5-6 जगहों से होके 5 पिछले पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहा हूँ, किन-किन लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे कोई बंदा अपने घर में इनवाइट करता है तो क्या मुझे जाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है उसके पेरेंट्स बूढ़े हों और मैं तो शायद अपने एक्सपीरियंस के लिए उनके तरफ चला जाऊँ और उनको मैं जो हो बीमार करके आ जाऊँ, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बन जाती है। तो इसलिए मैंने जितने मुझे इन्विटेशन मिलते थे कि भाई आप हमारी तरफ नाइट स्टे करें, तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट इसी वजह से नहीं किए थे, हुँ, स्पेशली ईरान में, कि हुँ, यार मेरी वजह से जो है ना किसी को कुछ ना हो, क्योंकि ये एक वो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएँगे कि यार मैंने क्या कर दिया ना उनके साथ। हुँ, 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 हुँ। तो ये एक और बहुत बड़ा इश्यू था। इसके बाद वो पूछ रहे थे कि आपके अगर कोई ज़ाहिर है कंटिजेंसी प्लान्स भी बंदा सोचता है क्योंकि सोलो ट्रैवलर के तौर पे इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए मतलब खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो ही सकता है। तो आपके ऐसे कुछ आपने सोचा हुआ था कि या आपको कहीं इस बात की टेंशन भी थी कि अगर कोई सीरियस ब्रेकडाउन हो जाए सड़क पे या कोई मतलब सिक्योरिटी या सेफ्टी को कोई खतरा हो किसी भी जगह पे, कहीं आपको टेंशन थी कि यहाँ शायद चांसेस ज़्यादा हों और अगर थे, तो क्या प्लान था कि आप मतलब फॉल बैक किस तरह करेंगे? एक्चुअली सेफ्टी का तो मुझे कोई इतना इश्यू नहीं था। मैंने ऑलरेडी जो है वो बहुत ट्रैवल किया है और दूर से घर में बैठ के ना आपको हर चीज़ जो है ना वो ज़्यादा खतरनाक लगती है। जब आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ के लोग जो है ना वो अच्छे होते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं था। सेफ्टी का इश्यू नहीं था। हाँ, ये था कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और इस तरह का हुँ, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए ये होता है कि आपके पास जो आपकी कॉन्सुलेट है वो आपको हेल्पफुल काफ़ी साबित हो सकता है। अब इंश्योरेंस वगैरह मैंने करवाई थी उसके बाद अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है, तो फैमिली जो है ना वो उनके लिए इश्यू ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कुछ मैंने प्लान की थी पहले से हुँ, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश हमेशा ये होती थी। एक चीज़ मैं पहले भी बता रहा था कि ये सारे इश्यूज़ मेरे साथ 4 या 5 क्लोज़ कॉल्स हुई हैं। वो तभी हुई हैं जब मैं स्पीड से जा रहा होता था। मुझे जल्दी होती थी कि यार मैंने वहाँ पे पहुँचना है। सही, सही। इसके अलावा एज़ सच कुछ भी इश्यू नहीं है। आपकी ऑफ रोड बाइक गिरती है 90% ऑफ द टाइम आप होंगे 10 की स्पीड से, 20 की, 30 की स्पीड से तो आपको कुछ नहीं होगा। हुँ, बाइक गिर जाएगी, बाइक खराब हो जाएगी, इतना इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप 100, 120, 130 की स्पीड से कुछ भी आपको होता है, तो तब आपके लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकती है, टाँग टूट सकती है, कुछ भी इश्यू हो बिल्कुल। सकता है। तो ये एक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कोई इसी तरह का बड़ा ट्रिप आगे फ्यूचर में करता हूँ, तो वो स्लो पेस पे होना चाहिए। मुझे कोई टेंशन ना हो कि मैं जो ना और यही मैं दूसरे लोगों को भी मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई बच्चे इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो खुदारा उनको ना आप ये ना कहें कि पुत्र तू आज घर पहुँचना है तूने। हुँ, उनको हुँ। कहें बेटा आराम सुकून से घर में क्योंकि जब आप उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे तो हो सकता है वो जो है ना 2 घंटे अपने ब दोस्तों के साथ बैठा रहे। वो लेट हो जाए उसके बाद वो स्पीड से जो है ना वो घर हुँ, आने की कोशिश करे और इस तरह के जो है ना हादसात हो जाए। होता है ऐसे ये राना साहब के साथ खुद हो चुका है। वो जो है अब एक छोटा सवाल जो मुझे इस बात से पहले भी पूछना था, फ्यूचर ट्रिप्स के लिए आप इसी बाइक को मेंटेन करेंगे या कोई अपग्रेड के प्लान्स हैं या कुछ है? अम, देखिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि बाइक जो है ना वो सेकेंडरी है मेरे लिए। सही, बाइक बिल्कुल ठीक चल रही है। ओके, अब मैं हाँ, चाहूँ तो और बड़ी बाइक भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों खरीदूँ? मेरी बाइक सही चल रही है, काम सही दे रही है, जब तक चल रही है आप अपने पैसे बचाएँ।
मेन चीज़ तो ये है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रही है और कोई इश्यू भी नहीं कर रही। जो इसकी चीज़ें मैंने चेंज करनी है वो मैं चेंज करूँगा और दैट्स इट। उसके अलावा तो एज़ सच कोई इतना प्लान नहीं कि मैं ज़रूर बाइक चेंज करूँ। हाँ, मेरी ड्रीम बाइक जो है वो टेनरे 700 है। लेकिन क्या हो सकता है कि मुझे बीएमडब्ल्यू वाले या कोई इस तरह देखे कि उनको कंटेंट मेरा पसंद आया तो कहें यार हम आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। वाक़ई। तो और आखिरी इमोशनल सवाल राना साहब का, हमज़ा साहब का, वो ये था कि हाउ डिड इट फ़ील टू एंटर पाकिस्तान आफ्टर सो मेनी मंथ्स ऑफ राइडिंग? तो एंड में जो आपको वो काफ़ी एक, वो भी एक ड्रामेटिक वीडियो है जो बलूचिस्तान में जैसे आप गुज़र रहे हैं और फिर उसके एंड में जाके आप घर आते हैं, मतलब ड्रोन उड़ाते हैं, वो लोग आ गए कि भई ये क्या कर रहे हो तुम? किसकी वीडियो बन रही है? तो वो देखिए भी बड़ा। जब मैं पाकिस्तान एंटर हुआ था ना, तो मैं शॉक में था। जो मेरे साथ ईरान की वो मेरे सारी वीडियोज़ देख रहे हैं और मैं दुआएँ माँग रहा हूँ कि या अल्लाह इसमें से कुछ ऐसा ना निकल आए कि जो अलाउ नहीं है ना। तो मुझे पहला 1 डेढ़ घंटा तो मुझे जो है ना वो उस शॉक से बाहर आने में टाइम लगा ना कि मैं कुछ एन्जॉय कर सकूँ, अपने मुल्क में आ गया हूँ। बस ये था कि या अल्लाह शुक्र है कि मैं पहुँच चुका हूँ। क्योंकि जब मैं एक ऑलरेडी आ चुका था उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया था तो फिर एक और भी डर था कि यार इन्होंने दोबारा बुलाया है, कुछ हो सकता है ना। किन्होंने बुलाया था? ईरान वालों ने मुझे दोबारा बुलाया था। नहीं, जब नहीं, वो ठीक मेरे है। लैपटॉप खोल के देख रहे हैं और मेरा डाटा चेक कर रहे हैं और हुँ, मेरा एक रंग आ रहा है, दूसरा जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है? जब उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, आपके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ठीक है, जिससे हमें शक हो, तो उन्होंने मेरे जितना को उन्होंने पर्सनल डाटा और प क्वेश्चन्स वगैरह थे वो पूछे लोगों से मैं ईरान में मिला। तो उसके बाद तो जब मैं पाकिस्तान इंटर हुआ तो 1 डेढ़ घंटा तो मुझे कुछ नहीं खबर थी कि यार मैं किधर हूँ। बस ये था कि मैं बस इंटर हो गया दैट्स इट। और जो मैंने ख्वाब देखे थे ना पाकिस्तान आऊँगा, मैं तस्वीरें लूँगा, ये करूँगा, इस तरह खुश होऊँगा, कुछ भी नहीं। बस मैं पहुँच गया हूँ, शुक्र है अल्लाह का, दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। अम, सर आई थिंक मैंने तो जितने सवाल लिखे थे, वो आपने मेरे पूछने के बगैर भी आपने सबके जवाब दे दिए हैं। आपको कोई ऐसी बात थी जो आपने सोचा था कि यू वांट टू पुट द मैसेज आउट दैट वी माइट नॉट हैव कवर्ड इसमें? एक्चुअली मेरे ख़्याल में हमने मोस्टली चीज़ें जो है ना वो कवर कर ली हैं। लेकिन एक चीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट क्रिएशन के लिहाज़ से ना, हुँ, ये अगर कोई सोचता है कि वो इस तरह के टूर करना चाहता है और कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने शौक से कर रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आपने ये यूट्यूब के लिए कंटेंट किया, क्रिएट हुँ, करने के लिए ट्रैवल किया है? तो उसके लिए आपको बाइक टूर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत टफ है। और उसका रिवार्ड आपको पता नहीं मिले या ना मिले, तो आप कुछ इस तरह की चीज़ सोचें जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो चीज़ करें जिसमें आपका शौक है। हुँ, अगर आप उस चीज़ में कंटेंट क्रिएट करते हो तो हो सकता है आप साल, डेढ़ साल जो है ना मुश्किलात बर्दाश्त कर सकें ना। फिर उसके बाद टाइम आता है बंदा कहता है कि यार बस नहीं हमारी किस्मत में नहीं है शायद, हुँ, तो हम हुँ, छोड़ देते हैं कुछ और करने लग जाते हैं। और बस यही एज़ सच है कि कंटेंट क्रिएशन के लिहाज़ से लोगों ने पूछा था। फिर एक तो छोटे-छोटे सवाल हैं कि मैं एडिटिंग किस में करता हूँ, वो प्रीमियर प्रो में करता हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो ड्रोन के क्वेश्चन थे, तो बस हाँ, छोटे-छोटे हाँ, क्वेश्चन है, वो तो मैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लोगों के आंसर देता रहता, जवाब देता रहता हूँ। बिल्कुल। एक चीज़ है कि अगर लोग मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी बताई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन्स के आंसर्स दे सकूँ। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि जिस तरह मैंने अपनी पाकिस्तान की लास्ट एपिसोड डाली थी, तो एक दिन में 5000 मैसेज आ गए थे। तो अगर आपके वो आ जाते हैं, ठीक है, और आपने भी उन्हीं दिनों सेंड किया होगा, तो वो हो सकता है कि वो इतना नीचे चला गया हो कि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है वो सब पढ़ना ना। और कुछ दिन इस तरह भी होते हैं कि आप आराम से बैठे होते हो कि आपको 10 मैसेज आए तो आपने 10 का रिप्लाई कर दिया। तो अगर आपने कुछ इस तरह की चीज़ पूछी है तो आप दोबारा एक छोटा-सा मैसेज डाल दिया करें। तो जैसे ही मुझे नज़र आएगा मैं रिप्लाई कर दूँगा। ऐज़ सच इसमें कुछ नहीं है कि मैं जो ना अब आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई नहीं करता। मैं कभी-कभी 2-2 3-3 घंटे जो है ना वो लोगों से बात कर रहा होता हूँ। और फिर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो व्हाट्सएप का नंबर माँगे यार। ओह! अच्छा। क्यों? तो उसमें जो है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं रात को एडिटिंग कर रहा था तो 11 बजे जो है ना एक लड़के को मैंने दिया था, मुझे याद नहीं, कहते कि यार हमारे इधर कुछ दोस्त जमा हुए हैं तो आपसे वो वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह जो है ना रात के मिडल ऑफ द नाइट आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं इस हुँ, चीज़ से परहेज़ करता हूँ, लोगों को जो है ना देता हूँ
कि अगर मैं अपनी मेरी फैमिली भी है, जॉब भी है, साथ में कंटेंट क्रिएट भी कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं लोगों के साथ जो है ना वो स्मॉल टॉक या गपशप लगा बिल्कुल, सकूँ। बिल्कुल। हाँ, ठीक हाँ, है, तो बिल्कुल। आपने इससे पहले कि आपकी बीवी नाराज़ हो जाए, वो आपको ऑलरेडी इतना टाइम दे रही है कि आप ये काम कर जी। ले, और फिर जो फैमिली टाइम है उसमें भी मैं फ़ोन पे लगा रहा हूँ, तो घर बिल्कुल, के हालात जो है ना सही खराब बात हो। तो अगर है। आपने माँगा है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो उसकी रीज़न ये है कि मैं वो रूड, अगर आपने माँगा हो कि यार व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं कह दूँ नहीं यार मैं नहीं दे रहा, तो वो शायद मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं करता कि यार अगला बंदा क्या सोचेगा? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और हम क्योंकि हमारे इस पे भी काफ़ी लाइक मशहूर लोग आजकल वैसे ही हम उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और उस वक़्त मैसेज करते हुए भी ना हमें पता होता है कि भाई जितनी लेवल ऑफ नोटिफ़िकेशंस इन लोगों के पास आ रही हैं, चांसेस काफ़ी हाई हैं कि हमारा मैसेज इनको दिखे ही ना। और बिल्कुल, ये बिल्कुल एक एक्सेप्टेबल रियलिटी है ये राना साहब ने भी ये बात की थी कि इतनी नोटिफ़िकेशन आती हैं। अच्छा जब आप करें ना फैन क्यू&ए कि भई हमज़ा के लिए कोई सवाल है। ऐसे अक्सर रिप्लाई आते हैं, क्या फ़ायदा सवाल पूछने का, जवाब तो उसने देना नहीं है। तो वो यही कहता है कि भई देखो 100 नोटिफ़िकेशन दिखाता है इंस्टाग्राम एक वक़्त में। अब अगर उस 100 में तुम्हारा आ गया, तो मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी तो फिर दिखती ही नहीं। तो ये इस तरह की लिमिटेशंस हैं जिसको लोग अक्सर फिर हमारे लोग जैसा आपने कहा अक्सर कभी-कभार जजमेंटल भी हो जाते हैं, तो वो फ़ौरन पर्सनली ले लेते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो गया है, अब तो इसने बिल्कुल। हमें टाइम नहीं देना। वो तो उसके बाद ना मैसेज आते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने के ना, कि यार मैंने आपको इतने मैसेज किए और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया ना। और हुँ, अक्सर ये होता है कि हेलो, सलाम अलैकुम, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, फिर मैं आप ना वीडियोज़ देखता हूँ और मैं कभी-कभी जो है ना थैंक यू बोल देता हूँ, और फिर आते हैं मैसेज, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। तो आपने जो बात पूछनी है वो ऑलरेडी लिख दें, क्योंकि अभी तो मुझे शायद आपका मैसेज नज़र आ गया, कल को जब आप लिख के भेजेंगे, कल को वो नज़र नहीं आएगा, तो ऑलरेडी लिख के भेज दें। उससे ये होता है कि बंदे को लगता है यार इसने जेन्युइन कोई चीज़ पूछी है, हुँ, तो इसको रिप्लाई जो है ना वो कर दें अभी हुँ, हुँ। ताकि इससे पहले कि ये नज़र से फिर गुज़र जाए। बिल्कुल। ये कंटेंट क्रिएशन और इसके साथ अगर शोहरत भी इंसान को मिल जाए ना, तो इससे फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट इस तरह के ना रियलिटीज़ भी फेस करनी पड़ जाती हैं फिर लोगों बिल्कुल, को। पहले मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, लेकिन इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आपकी फैमिली लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़, और उसका जो टाइम है, बहुत लिमिटेड हो जाता है हर चीज़ के लिए। और फिर आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी फैमिली लाइफ़ जो है ना डिस्टर्ब हो, तो तब आप फ़ोन को थोड़ा साइड पे रख के अपने बीवी बच्चों को टाइम देते हो कि यार अ, इनको नहीं टाइम दे पा रहे, तो फिर क्या फ़ायदा है आप वो सोशल मीडिया वगैरह पे जो है ना, बिल्कुल। क्योंकि एक चीज़ हम प्रमोट ही वही चीज़ कर रहे हैं, और अगर हम खुद उस पे अमल नहीं कर रहे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल। अब्रार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया। आई थिंक जिसने भी आपकी वीडियोज़ देखी होंगी, बहुत से उनके सवालात आते रहते हैं, जो कि अब्रार साहब ने क्यू&एज़ में भी आंसर करते हैं। लेकिन बहुत से सवालों के जवाब जो हैं, वो शायद उनको इस एपिसोड में भी मिल गए हों। लोगों से दरख्वास्त यही है कि लिंक्स इनके नीचे हैं, वैसे तो आपको इनको पता ही है ये कौन है। इनकी सीरीज़ आ रही है, एक तो आप पहले ये जर्मनी टू पाकिस्तान वाली देखें पूरी और फिर जो अभी इन्होंने पाकिस्तान वाली सीरीज़ शुरू की है अ, इस एपिसोड के जब जब ये एपिसोड आएगी आई थिंक वो 3 से 4 उसकी भी एपिसोड्स आ चुकी होंगी। तो प्लीज़ गो फॉलो अब्रार एवरीवेयर। ही इज़ मेकिंग ग्रेट वीडियोज़ एंड ऑनेस्टली जो आपकी वीडियोज़ में ना जो एक बात जो सबसे ज़्यादा मेरे 5 जानने वालों ने फ़ौरन कह दी थी देखते ही और आई एम श्योर आपको भी सुनने को मिली होगी। वो बात ये है कि आपका जो पूरा जो पर्सनैलिटी जो आप वीडियोज़ में दिखाते हैं दैट इज़ अ कंप्लीटली नॉर्मल जेन्युइन पर्सन कोई आप ज़्यादा ना मतलब कैमरा के सामने आके आप एक पर्सनैलिटी शिफ्ट जो एक आती है, जो बेशक आपको बंदा ना भी जानता हो लेकिन वो दिख जाती है। वो बिल्कुल नहीं इसका है आप देखिए, इसका हाँ, इश्यू बताएँ। ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 6 महीने के हर रोज़ उठते हो, कैमरे के सामने आते हो ना, तो छठे 7वें दिन के बाद बंदे को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा फेक कर रहा है। हाँ, 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 उससे हाँ। बेहतर है कि आप सिंपल वो ही करें, क्योंकि जो ये व्लॉगिंग का मतलब ही ये है कि आप अपना जो है वो दिखा रहे हो। बिल्कुल। कोशिश ये करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना अच्छा लगता है। शुरू में तो डर लगता था कि यार कोई इस तरह के कमेंट्स ना आ जाए, क्योंकि देखने में भी हम इतनी हसीन नहीं है, और अपनी आवाज़ से खुद ही डर जाते थे शुरू में। तो हाँ, बस हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना अवाम ने जो है उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो बहुत शुक्रिया सब लोगों का। नहीं, नहीं, बहुत-बहुत बिल्कुल, बहुत आपका कंटेंट इज़ वेरी जेन्युइन और जो फ़ोकस आप रखते हैं फैक्ट्स पे, ट्रैवल पे, डेस्टिनेशंस पे आई थिंक लोगों को एग्ज़ैक्टली उसी की ज़रूरत है ताकि लोगों की भी ज़रा अवेयरनेस बढ़े और उनको एक्सपोज़र मिले इन ऐसे कॉन्सेप्ट्स का एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। बहुत शुक्रिया वन्स अगेन हम रिकॉर्डिंग यहीं रोकते हैं।
TPR Pod is the account. Please, once again, अब्रार की links in the description below. Follow, support, सब कुछ करें आप और सारी वीडियोस देखनी है शुरू से लेके एंड तक और फिर अब्रार को कमेंट करें. अगर जवाब ना आए तो अगेन डोंट टेक इट पर्सनली. उनको बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं. होपफुली इफ यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट यू विल गेट थ्रू. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर. हम यही रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं. खुदा हाफिज़.